आज हमारी संस्था को जो 1996 में फॉर्म हुई और 1998 में पंजीयन हुआ हमारा, इस तरह से निरंतर प्रगति की ओर जाते हुए हमारे संस्था में धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे संस्थापक अध्यक्ष पुरपिया जी को, श्री राजेश्वर दयाल साहब को, सुभाष श्रीवास्तव जी को, मृदुल आर्या सर को, पीडी मंगल साहब, मनीष त्रिपाठी जी, मुनिंद्र वैद्य साहब और हमारे अभी के अमित तिवारी जी को, जिनके कार्यों से इस संस्था ने हमेशा ही एक ऊंचाई प्राप्त करी है। उसी को हमारे करंट प्रेसिडेंट अध्यक्ष श्री अमित तिवारी जी और ऊंचाई प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। संस्था के लिए एक 4 लाइन छोटी सी बोलना चाहूंगा। रोशनी देता था रोज सूरज, आज सितारों की बारी आई है। समंदर तक पहुंचने की एक छोटे से झरने ने ठानी है। कर दो ऊंचा चाहे जितना आसमां को, आज उसे छूने की कसम हम सब ने खाई है। इसी के साथ मैं हमारे विशिष्ट अतिथि हमारी मातृतुल्य संस्था MPTLBA मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन को भी धन्यवाद देता हूं, जिनका निरंतर सहयोग हमको हमेशा मिला। और इसी के साथ में हमारे MPTLBA के अध्यक्ष श्री अश्विनी लखोटिया जी को आमंत्रित करूंगा, पर उनको आमंत्रित करने से पहले उनके बारे में भी 1-2 लाइन बोलना चाहूंगा। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे ही लोग ही हैं हमारी महफिल की शान। हमारे अश्विनी लखोटिया जी का जन्म सन 1965 को किशनगढ़ राजस्थान में हुआ। आपको आशीर्वाद लाल जी लखोटिया साहब, माता जी स्वर्गीय श्री लक्ष्मी देवी लखोटिया हैं। आपकी शिक्षा MA, MCOM, LLB तक प्राप्त की है। एडवोकेट के पेशे से जुड़े हैं, जिसमें वर्तमान में GST में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपका विवाह श्रीमती बबीता जी लखोटिया के साथ हुआ। अनुराग लखोटिया एवं पुत्रवधू पल्लवी लखोटिया भी एडवोकेट होकर साथ में आयकर एवं GST में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। चिराग लखोटिया BCom प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं। आपकी फर्म का नाम AK लखोटिया एंड कंपनी है, इंदौर में स्थित है। एडवोकेट के पेशे में आप निरंतर लगभग 32 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में सर गत 4 वर्षों से मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर आप सर्वमान्य हैं। आप महेश सार्वजनिक ट्रस्ट माहेश्वरी भवन संयोगितागंज के मंत्री पद पर आसीन होकर आपके मार्गदर्शन में माहेश्वरी भवन का विकास किया आपने। आप माहेश्वरी मेवाड़ा 150 थोक के ट्रस्टी हैं। वर्तमान में माहेश्वरी जन कल्याण ट्रस्ट नवनिर्मित माहेश्वरी भवन के अर्थ समूह के संयोजक एवं ट्रस्टी हैं। ऑल इंडिया नेशनल टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर हैं। सामाजिक गतिविधियों में आप निरंतर समाज में एक अभूतपूर्व पहचान आपने बना रखी है। सर आपको बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। ओवर टू माइक अश्विनी सर, आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद दिवेश जी। सर्वप्रथम तो मैं भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब हम एक वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हैं और मनाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने 1 वर्ष में बहुत काम किया है। तो भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन को मैं लगभग 5-6 साल से पूरे संपर्क में हूं, और वहां के अध्यक्ष अमित जी तिवारी और उनकी टीम, अतुल जी गुप्ता सचिव है, साथ ही उनके सहयोगी मनीष जी त्रिपाठी, मुनिंद्र वैद्य जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही नरेश जी कुशवाहा, हर्ष जी गुप्ता, के पांडे जी, बच्चन आचार्य जी, मैं नाम लूंगा तो मैं सभी को जानता हूं वैसे तो, और सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकारिणी सदस्य और BTPA के सभी सदस्यों को भी मैं आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनको साधुवाद देता हूं, क्योंकि पूरे प्रदेश में जब हम कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो भोपाल टैक्स बार एसोसिएशन के बिना कोई भी काम संभव नहीं है।
क्योंकि जब मंत्रियों के पास जाना रहता है, मंत्रियों से बात करना रहती है, तो अमित जी तिवारी और उनकी टीम पूरी वहां खड़ी रहती है, तो उनको मैं दिल से साधुवाद देता हूं। साथ ही हमारे साथ आज इस अवसर पर 1 वर्ष के ऊपर सीए रजत गुरनानी जी, जिनके मधुर शब्दों से सभी ओतप्रोत है, उनकी शब्दों से सभी प्रभावित है। आज मैं सीए रजत गुरनानी जी का भी विशेष रूप से स्वागत करता हूं, और बीटी पे परिवार का पुनः एक बार और स्वागत, और साथ ही अमित जी और अतुल जी गुप्ता की पूरी टीम को ये शुभकामनाएं देता हूं कि लगातार आप मीटिंग कर रहे हो और लगातार मीटिंग करते जाएं, यही हमारी सफलता है। और साथ ही एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा यहाँ कि एमपीटीएलबी है, नाम जरूर एमपीटीएलबी है, लेकिन भोपाल टैक्स बार एसोसिएशन के बिना ये एसोसिएशन अधूरा है, और उसी के कारण आज हमने यहाँ जो मंजिल पाई है, उसमें बीटीपीए परिवार का पूरा सहयोग है। सारे मैं समझूं सीनियर भी हमारे साथ है वहां बीटीपीए परिवार के। और साथ ही एक और हमें उपलब्धि जो प्राप्त हुई है, ये गौरव हमें पूरे देश में प्राप्त हुआ है कि मध्य प्रदेश रिटर्न फाइलिंग में पूरे भारत देश में राज्यों में फरवरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया उसने, और अप्रैल और मई और मार्च अप्रैल मई में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है राज्यों में। तो ये कहीं ना कहीं इसमें इंदौर, भोपाल और सभी जिलों का तो साथ ही है, भोपाल बार का विशेष रूप से सहयोग है। और इसलिए आज हमारे आयुक्त महोदय भी जब हम इतना अच्छा रिटर्न फाइलिंग है, उनका जब नाम होता है तो हमारी बात भी वो मानते हैं। और ये आज जो कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी बातें जो हमारी मांगे जो मंजूर हुई है, 17-18 का टाइम बाद दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है आयुक्त महोदय द्वारा, और बहुत बड़े बदलाव, अपील में बड़े बदलाव आने वाले हैं, जो मैं समझता हूं कि हमारे व्यापारियों के लिए भी लाभदायक होंगे, और विशेष रूप से हमारे भाइयों के लिए, वकील भाइयों के लिए भी वो लाभान्वित होंगे। हमने कोशिश की है, बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे अपील में बड़े बदलाव। पेट्रोल डीजल प्रकरण में काफी परेशानी आ रही थी, उसमें शॉर्ट जो पेट्रोल डीजल पे हो रहा था, उस पर भी टैक्स लग रहा था, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी 20 जुलाई के आसपास बजट आने वाला है, और उसमें कहीं ना कहीं ये चीज रखी जाएगी। और एक बकाया स्कीम के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो आपके सामने आएगी। साथियों, एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जब कोविड-19 के कारण हम प्रभावित हुए हैं, और 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ था, मार्च रहा, अप्रैल रहा, मई रहा, और कहीं कहीं जून भी प्रभावित हुआ है। तो एक डिले कंडोनेशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं सभी दूर से कि डिले कंडोनेशन में आवेदन स्वीकार कर दिया जाए, या इसके लिए कोई सर्कुलर निकाल दिया जाए। लेकिन अभी संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमें वरिष्ठ अधिकारियों से ये आश्वासन मिला है कि डिले कंडोनेशन के अंदर किसी का भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से या हमारे अमित जी तिवारी और उनकी टीम को ये बात बता सकते हैं कि किसी का भी आवेदन इस अवधि में अगर टाइम बार होता है तो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। पुनः मैं भोपाल टैक्स बार को 1 वर्ष पूरा होने पर उनकी उपलब्धियों के लिए मैं सभी सदस्यों को नमन करता हूं। धन्यवाद। भंडारी जी, आपका माइक में, हाँ अब आवाज आ रही है। आपके आशीर्वचन से निरंतर ही हम लोग आपका साथ मिलता रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कारवां शुरू होता है तो बढ़ता ही चला जाता है। आगाज और अंजाम ये तो अपने एक बहुत छोटे वर्ड हो गए हैं आजकल। इसी कड़ी में मैं हमारे अध्यक्ष श्री अमित तिवारी जी को इनवाइट करूंगा अपने उद्बोधन के लिए, पर उनके लिए 1-2 लाइन मैं बोलना चाहूंगा। बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव के हमारे अध्यक्ष, जिनके लिए लाइनें एक्चुअली बहुत छोटी, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ये छोटी लाइनें बोल के, पर फिर भी इनके उभरते हुए व्यक्तित्व का एक छोटा सा रूप है। अपने दिल से हर डर को, नजारे मिलेंगे नए फिर तेरी नजर को, दामन भर जाएगा सितारों से तेरा, ये दुनिया देखेगी जब तेरे उभरते हुए हुनर को।
तो अगली आवाज अमित तिवारी जी की हम सुनना चाहेंगे। हमारे अध्यक्ष, आपको बहुत बहुत बधाई पूरी संस्था की तरफ से 1 वर्ष पूर्ण करने के लिए। अमित जी। धन्यवाद दीपेश जी। आज हमारे संस्था को 1 वर्ष पूरा हुआ है। सभी जो वेबिनार से जुड़े हुए हैं सभी सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं। मैं मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार के अध्यक्ष हमारे सबके प्रिय अश्विनी गडकरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार के सचिव मनीष त्रिपाठी जी का भी स्वागत करता हूं। हमारे संस्था के संस्थापक जिन्होंने संस्था अच्छे विचारों के साथ स्टार्ट की थी, जिन विचारों के उद्देश्यों को लेकर स्टार्ट किया था, उनके संस्थापक श्री भूपेश खुरपिया जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अपनी सारी टीम को जो हम लोगों ने अपने साल भर में जितना हम निभा पाए, जितना कर सके सारी टीम, उन सारी टीमों का मैं वेलकम करना चाहूंगा। 2 मिनट का समय लेते हुए मैं सबका, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हर्ष गुप्ता जी, सेक्रेटरी अतुल गुप्ता जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बच्चन आचार्य जी, ट्रेजरर के पांडे जी, एजुकेटिव मेंबर मनोज पारेख जी, दीपेश भंडारी जी, प्रशांत काबरा जी, नीलेश कुशवाहा जी, संजय शर्मा जी और राजीव जैन जी। इन सभी के सहयोग से इन्होंने बहुत सहयोग दिया, जिससे हम अपने पूरे साल भर में, जिसको मैं तो नहीं कहूंगा कि हमने अच्छा किया, लोग अगर कहते हैं तो ठीक है, लेकिन हमने जितना बन पड़ा, जितनी कोशिश हुई, सबके सहयोग से अच्छा काम करने की कोशिश करी है। जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा सहयोग हमारे जो पीछे से रहा है, मेरे प्रिय भाई, छोटे भाई मनीष त्रिपाठी, जिन्होंने हमेशा अपने सहयोग किया है पीछे से, हमेशा संस्था को, जितना आज के प्रोग्राम के लिए भी उन्होंने मोटिवेट किया कि आज साल भर हो रहा है रजत गुरनानी का प्रोग्राम जी, रजत जी का वेलकम करता हूं मैं, और उनको बुलाया जाए हमारे संस्था के उसमें, तो मैं सबका जो है वेलकम करता हूं। बहुत बहुत वेलकम सभी का। दीपेश जी, इतने सरल और सौम्य शब्दों में आपने अपना प्यार और आशीर्वाद संस्था को दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मैं ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जिनकी नॉलेज का बूंद बूंद से हम अपना सागर भर रहे हैं। कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां उनके लिए बहुत छोटी हैं, पर उनकी शान में ये बोलना जरूरी है। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। ऐसे हमारे रजत जी, मुझे दूसरी बार आपके साथ एंकरिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे पहले आप भोपाल पधारे थे, आपने हमें आशीर्वचनों से आपके नॉलेज का कुछ बूंद बूंद हमको दिया, वो हमने लिया। एक छोटी सी 2 लाइन आपके लिए, और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि आज हमें जो अपना सागर वापस भरना है उसके लिए आपका समय बहुत जरूरी है। पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। ऐसे हमारे बहुत ही सरल और रियली आपके साथ होके, आपके ऑरा में हम लोग आए सब लोग, तो हमें ऐसा लगता है कि वाकई सीखने के लिए बहुत कुछ है आपसे। एंड रजत जी, ओवर टू यू। संस्था को आप आशीर्वाद प्रदान करें, और इसी के साथ हम कंटिन्यूएशन में, सर मेरा निवेदन अगर है तो हम इसी के साथ सेशन को कंटिन्यू करेंगे। कुछ आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में फिर से पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा अपने आप में गौरवान्वित महसूस होता है आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ने में। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं प्रोफेशन से। मेरे पास इंग्लिश में है तो मैं माफी चाहूंगा, हिंदी में नहीं पढ़ पाऊंगा। हिंदी में पढ़ने जाऊंगा तो मेरे ख्याल से ऐसे सेशन बहुत कम पड़ेंगे। Rajat Gurnani sir, his core competency and area of expertise is indirect taxation, specializing in all aspects of goods and service tax. An eminent speaker who has been accorded with many recognitions. He has addressed 70 plus seminars on GST in various associations across India, always admired by tax professionals for his interactive presentations. Some of the states where he has addressed the tax professionals includes
तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, एक्चुअली मैं स्टेट्स की नाम लूंगा तो बहुत कम गिनती में आएगा, मैं उसको ऑल ओवर इंडिया लूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा सर। He carries a blend of industrial and professional knowledge with vast experience in financial technology sector and has worked with Ramco Systems Limited in India, Australia, Malaysia and Singapore earlier. Currently, he is associated with Optotex, a financial technology venture headquartered based out of Hyderabad. In such short span of time under his leadership, Optotex is trusted by अराउंड मे बी आई थिंक 12,000 तो बहुत छोटा फिगर है, क्योंकि हम लोग भी उसकी उपयोगिता से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 12,000 प्लस टैक्स प्रोफेशनल्स फॉर अराउंड 3 लाख प्लस बिजनेस अक्रॉस इंडिया। सर ये बहुत छोटा सा है, इसको मैं अपडेट करना चाहूंगा एक दिन आपके साथ बैठ के। सर कुछ भी गलतियां हुई हो, क्षमा हुई तो माफी चाहूंगा। ओवर टू रजत जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैं बस दरख्वास्त करूंगा अगर आप सब अपना माइक म्यूट कर लेंगे, बिकॉज साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले तो भंडारी जी का धन्यवाद, उन्होंने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया। और सबसे जो मुझे अच्छी चीज लगी वो आज शायरी थी सर। मतलब जो भंडारी जी के अंदर की जो शायरी निकल के आई उसने मेरा बहुत दिल खुश कर दिया, क्योंकि जो शब्द होते हैं उनकी जो कीमत होती है वो जब आदमी बोलता है जब तभी पता लगते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने मेंशन किया ऑप्टोटेक्स के लिए 12,000 बहुत छोटा नंबर है। आप सभी के प्यार की वजह से आज ये ऑलमोस्ट 30,000 से ज्यादा नंबर पहुंच चुका है सर। और अगर मैं बिजनेसेस की बात करूं जो आपके क्लाइंट्स हैं, तो ऑलमोस्ट 8 लाख से ज्यादा क्लाइंट के लिए आज रिटर्न्स फाइल हो रही हैं ऑप्टोटेक्स पे, जो कि एक्सक्लूसिवली सब टैक्स प्रोफेशनल्स ही फाइल कर रहे हैं। और शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का, सभी कमिटी मेंबर्स का, मध्य प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन का, और खास तौर से लखोटिया जी का, अमित तिवारी जी का, भंडारी जी का, गुप्ता जी का, नीलेश जी का, पांडे जी का, प्रशांत जी का। मेरे पास नाम कम पड़ जाते हैं सर जब मैं मध्य प्रदेश में वेबिनार करता हूँ या सेमिनार करता हूँ। इतना प्यार मिलता है मुझे, इतना अच्छा लगता है। और जब भी कभी वेबिनार होता है तो नीलेश जी हमेशा जब भी इनवाइट करते हैं, और आज तो कोइंसिडेंटली मेरा एक और वेबिनार था, लेकिन नीलेश जी ने बोला सर हमारी वर्षगांठ है तो इसको हम डेट को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैंने कहा सर आपके लिए हमेशा तैयार है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं 1 बजे एक वेबिनार कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में क्या हो जाता है सर, कभी लंच टाइम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन क्योंकि आप मध्य प्रदेश से इतना प्यार मिलता है मैं कभी भी मना नहीं कर सकता। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगा। सबसे पहले जो टॉपिक है वो लेटेस्ट अपडेट्स इन जीएसटी है, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ गए थे, सर्कुलर्स आ गए थे, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और बहुत ही सरल हिंदी भाषा में करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि बिल्कुल अंग्रेजी का कम से कम उपयोग किया जाए, जैसे आप सब लोगों को अच्छे से बिल्कुल समझ आए। और मेरी दरख्वास्त है जितने भी अटेंडेंट पार्टिसिपेंट्स हैं वो कृपया करके एक पेन और पेपर अपने साथ जरूर लेके बैठे, क्योंकि कई बार क्या होता है जो आपका सवाल है वो पहले से ही आंसर हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जो सवाल है आपके पहले से ही वो आंसर हो जाएंगे। उसके बाद जो एक पॉइंट है, जो भी आज मैं बात करने जाऊंगा वो या तो नोटिफिकेशन से रिलेटेड होगी या सर्कुलर से रिलेटेड होगी या कोई प्रेस रिलीज होगा। कोई भी बात ऐसे नहीं होगी कि मैं हाँ या ना बोल दूंगा और उसका कोई रेफरेंस नहीं होगा। तो जो भी बात होगी वो पूरा रेफरेंस से ही होगी, नोटिफिकेशन सर्कुलर जैसे भी होगी। उसके बाद एक और चीज आती है, एक सवाल आ रहा था कि सर ऐसा तो नहीं है कि आप लॉ पढ़ाने बैठ जाओगे हम बोर हो जाएंगे। सर ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर बेस रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। आप सभी के सामने एक चैट बॉक्स है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है सेशन के दौरान आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो भी पीपीटी में आज प्रेजेंट करने जाऊंगा, बहुत प्यारी सी पीपीटी बनाई है, कल रात को ही मैंने पूरा मेहनत करके ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग गए, आप सभी के लिए एक्सक्लूसिवली बनाई है, तो वो आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको पीपीटी सेशन के एंड में भी दे दूंगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कहीं आप सोचें कि सर पीपीटी दे दीजिए, पीपीटी दे दीजिए, मैं बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा। लाइव सेशन का एंजॉय करिए सर, क्योंकि लाइव सेशन का मजा ही अलग होता है। रिकॉर्डिंग सर यूट्यूब पे डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो लाइव सेशन को एंजॉय करिए और हमारे साथ बने रहिए। अगले 1-1.5 घंटे में मैं आपको सारे जितने भी अमेंडमेंट्स आए मैं सब आपको समझा दूंगा। चैट बॉक्स में एक प्रकाश जी हैं, वो लिख रहे हैं कनेक्शन प्रॉब्लम। प्रकाश जी 4 बार लिखने से कनेक्शन प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, प्लीज अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटरनेट में प्रॉब्लम होती है। हमारी तरफ से सब कुछ आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सही चल रहा है। और मुनिंद्र वैद्य जी कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन अमित भाई, तो मुनिंद्र जी की तरफ से और हम सभी की तरफ से अमित भाई को बहुत बहुत मुबारक है।
वर्षगांठ हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है हम सब मिले इस बहाने, क्योंकि सर मैंने जितने भी अभी देखे, आपने इतने सारे सेमिनार्स करे, वेबिनार्स करे, हमेशा नॉलेज शेयरिंग करते रहे, तो बस ऐसे ही चलते रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। मैं एक बार अपनी पीपीटी को प्रेजेंट कर देता हूं। जी, उम्मीद है आप सभी को मेरी पीपीटी प्रेजेंटेशन विजिबल होगी इस टाइम पे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है लेटेस्ट अपडेट्स इन जीएसटी। तो इसमें हम सब समझेंगे कि क्या क्या लेटेस्ट अपडेट आई हैं और किस प्रकार से सारी चीजें आजकल चल रही हैं, तो वो सारी चीजें हम समझेंगे। उससे पहले मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से कैमरा में 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा बस। जी, तो पोजीशन हम रख देते हैं, इधर रख देते हैं कैमरा की पोजीशन, और ठीक है। मुनीष जी, आई थिंक भंडारी जी, दीपेश जी, वो शायद कैमरा की वजह से पीपीटी विजिबल नहीं हो रही है, अगर आप प्लीज कैमरा ऑफ कर पाए तो। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं पीपीटी आप सभी को दिखा देता हूं। जी, उम्मीद है आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगा। तो आज का जो एजेंडा है हमारा, मैं इसे फुल स्क्रीन भी कर देता हूं। वो आज का एजेंडा है लेटेस्ट अपडेट्स इन जीएसटी। तो जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आए हम उन सभी की बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगा वो है कंप्लायंस जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B, क्योंकि इतनी सारी अमेंडमेंट्स आ गई हैं। तो कभी मैं डेट का अगर वो कैलेंडर देखता हूँ तो ऐसा लगता है सर वो पचांग आता था ना, तो कई बार ऐसा लगता है वो पचांग देख रहे हैं जैसे। माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए सर। हाँ, थैंक यू। तो सभी से निवेदन, सर 1 मिनट लूंगा, सभी से निवेदन है अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। ये सेशन बहुत जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू भंडारी जी। तो चंदा भंडारी जी लिख रही हैं बहुत खूब शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। नीलेश जी थैंक यू। रजत सर, आपका तो प्यार हमेशा सर बस ऐसे ही बना रहे। सुनील ध्यानी जी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए शुरू करते हैं। तो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B मैंने आज की डेट तक पूरा 6 जुलाई तक इसे अपडेट कर दिया है। अब समझते हैं क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा 5 करोड़ से ज्यादा वालों की, उसके बाद बात करेंगे 5 करोड़ से कम वालों की। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब सिर्फ 2 कैटेगरी रह गई हैं, तो ये नहीं है कि 1.5 करोड़ वालों के लिए अलग है। सिर्फ 2 कैटेगरी है, या तो 5 करोड़ से ज्यादा है या 5 करोड़ से कम है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 5 करोड़ से ज्यादा वालों की। अब मंथ मैंने जो लिया है वो जुलाई 2017 से ले लिया है, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि सर पुरानी रिटर्न्स का क्या होगा, वो भी एक बार बता दीजिए। तो मैंने वो भी इसमें कवर कर लिया है। तो जुलाई 2017 से जनवरी 2020 में कवर हो गया है। तो अगर फरवरी की, अब पहला जो कॉलम आता है वो आता है नील लेट फीस इफ जीएसटीआर 3B फाइल्ड बाय, कि अगर आप जीएसटीआर 3B इस तारीख तक फाइल करते हैं तो आपकी नील लेट फीस लगेगी, नील बिल्कुल जीरो लगेगी। किस तारीख तक बात फाइल करते हैं? अब देखिए मई तक की जो 27 जून थी वो तो जा चुकी है, तो जून की मैं बात करना चाहूंगा। तो जून की अगर आप 20 जुलाई तक फाइल कर देते हैं जीएसटीआर 3B तो आपकी नील लेट फीस बिल्कुल लगेगी। आपका सवाल ये होगा सर नोटिफिकेशन कौन से हैं? मैंने नोटिफिकेशन नीचे भी छोटे से अक्षरों में लिख दिए हैं, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं पीपीटी आपको दे दूंगा, आप उसमें से देख सकते हैं। तो ये सारे मैंने नोटिफिकेशंस कंबाइन करके इसमें दे दिए। तो सबसे पहला है कि नील कब लगेगी, वो मैंने आपको तारीख दे दी है। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है, सर अभी अभी एक नोटिफिकेशन नंबर 57 आया था, बहुत कंफ्यूज किया सर उसने, उसका कुछ बता दीजिए। उसके बारे में बताना चाहूंगा। वो कहता है सर कि 500 रुपए मैक्सिमम लगेगी लेट फीस जो है, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है। अगर टैक्स लाइबिलिटी है तो 500 रुपए मैक्सिमम लगेगी पर रिटर्न। ये बहुत कंफ्यूजन था कि 500 रुपए टोटल लगेगी या पर रिटर्न लगेगी या पर एक्ट लगेगी। तो पर एक्ट नहीं है सर, पर एक्ट तो 250 रुपए है, तो सीजीएसटी 250 रुपए है, जीएसटी 250 रुपए है, तो 500 रुपए पर रिटर्न है। पहली क्लैरिफिकेशन तो मैं ये देना चाहूंगा। दूसरी क्लैरिफिकेशन है, अगर टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो बिल्कुल जीरो लेट फीस है, नील रिटर्न जिसे कहते हैं। अगर नील रिटर्न है तो लेट फीस आपकी जीरो लगेगी। ठीक है, तो अब ये कब तक कंडीशन है? ये कंडीशन है सर 30 सितंबर 2020 बस। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि चाहे महीना कोई सा भी हो, जुलाई 2017 से लेकर जुलाई 2020 तक कोई सा भी महीना हो, 30 सितंबर 2020 तक अगर आप फाइल कर देते हैं तो मैक्सिमम आपकी 500 रुपए पर रिटर्न की
लेट फीस लगेगी, अगर नील रिटर्न है तो जीरो लगेगी। ठीक है सर, तो मैंने दोनों चीज कवर कर दी है, एक कि नील कब लगेगी और 500 रुपए कब लगेगी। ये 500 रुपए मैक्सिमम है, इसमें कम भी हो सकती है अगर आपका टाइम पीरियड कम है तो ये पूरा मैंने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक मोर देन 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा वालों का कवर कर लिया। अब इंटरेस्ट का सवाल आता है, इससे पहले आप चैट में पूछे, मैं ही आपको आंसर दे देता हूँ। तो इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो जुलाई 17 से जनवरी 20 तक में तो कोई इंटरेस्ट का रिलैक्सेशन नहीं है, वो तो जो 18% से लगता है वही लगेगा। फरवरी से लेके अप्रैल तक में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है 5 करोड़ से ज्यादा वालों के लिए। क्या कहते हैं? फरवरी के लिए कहते हैं कि भाई 4 अप्रैल तक अगर फाइल करते हैं, वो डेट तो निकल गई है, तो अगर अभी की मैं बात करूं, आज 6 जुलाई पे हम बैठे हैं, तो मैं बात करना चाहूंगा मई की, क्योंकि अप्रैल में भी आप देखें तो 24 जून तक फाइल करते तो 9% ब्याज लगता, लेकिन 24 जून भी निकल गई है तो 18% लग रहा है। तो बात कर लेते हैं मई की। तो मई की क्या है, अगर आप 27 जून तक फाइल करते हैं तो 18% उसके बाद से लगेगा, 27 जून तक बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट आपका लगेगा। तो मई की रिटर्न आप इस टाइम फाइल कर सकते हैं अगर 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो मैं उम्मीद करता हूं ये टेबल आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज मुझे चैट में जरूर बताइएगा। जगभूषण गुप्ता जी कह रहे हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में भी यही रूल है। जगभूषण जी, अभी मैंने आपको दिखाया GSTR 1 एंड GSTR 3B, देखिए कॉम्पोजिशन की सर मैंने बात ही नहीं करी, अभी करूंगा, सबकी बात करूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अनिमेश मित्तल जी कह रहे हैं भोपाल के कर अधिवक्ताओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। शुक्रिया अनिमेश जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मोर देन 5 करोड़ में R1, अभी मैंने 3B का बताया है, कॉम्पोजिशन की भी बात नहीं करी है, R1 की भी नहीं करी है, वो करूंगा। तो लेट फीस और इंटरेस्ट का मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब बात करते हैं अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है उनका क्या स्टेटस है वो देखते हैं। बहुत प्यारा सा सर मैंने भारत का मैप बना दिया है। तो बहुत मुझे कई बार तो लगता भी है कि हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया है, लेकिन सर जैसा लॉ है वैसे ही मैंने आपको प्रेजेंट किया है। तो स्टेट्स में भी मैंने ऑरेंज और ग्रीन कलर कर दिया है, जैसे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि कौन सी स्टेट्स ए है कौन सी बी है। तो हमने 2 भागों में से बांट दिया है, स्टेट्स ए और स्टेट बी। जूही अग्रवाल जी, नाइस टेबल, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो स्टेट्स ए और स्टेट्स बी, तो अब याद रखिएगा स्टेट्स ए और स्टेट बी, ठीक है। तो ए में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की मैं खास तौर से बात करना चाहूंगा। तो मध्य प्रदेश जो आते हैं वो स्टेट ए में आते हैं। तो स्टेट ए का चेक कर लेते हैं क्या है। तो अप टू 5 करोड़ है, ठीक है, 5 करोड़ तक जो टर्नओवर है उसमें स्टेट ए में क्या प्रोविजन है वो चेक करते हैं। मंथ फिर से मैंने वही ले लिया, जुलाई 17 से जनवरी 2020, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक भी मैंने इसमें कवर कर लिया है। तो जैसे आपको, मुझे पता है बहुत सारी ऑडियंस फोटो खींच रही होगी, खींच सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको पीपीटी भी भेज दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो ये बात करते हैं अप टू 5 करोड़ मध्य प्रदेश, क्योंकि स्टेट्स ए में मध्य प्रदेश आ जाता है। तो नील लेट फीस लगेगी अगर आप इन तारीख तक फाइल करेंगे। तो आज अगर 6 जुलाई की बात करूं तो अप्रैल की सर आज लास्ट डेट है, अप्रैल की आज लास्ट डेट है फाइल करने की, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है और अगर आपको लेट फीस नील चाहिए। तो अप्रैल की तारीख 6 जुलाई है, मई की 12 सितंबर है, सोचिए इतनी आगे कर दी है, मई, जून, जुलाई को सितंबर में बिल्कुल पहुंचा दिया है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगस्त में अप टू 5 करोड़ में कोई भी डेट नहीं आई है, स्टेट्स ए की अगर मैं बात करूं। अब बात करते हैं वही मैक्सिमम 500 वाली, जो आपका सवाल था कि मैक्सिमम 500 किस तारीख तक लगेगी। तो 30 सितंबर तक लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अप्रैल की बात कर लेते हैं, आज अप्रैल 6 जुलाई है, लास्ट डेट है। अब मान लीजिए आपने आज नहीं फाइल करी, आप कल फाइल करते हैं या जब भी फाइल करते हैं, तो जो मैक्सिमम लेट फीस आप पे लगेगी वो 500 रुपए ही लगेगी। इसमें मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो एग्जाम्पल भी मैं आप सभी को समझाऊंगा। इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, इंटरेस्ट का भी वही है, नील लगेगी अगर आप 6 जुलाई तक करते हैं अप्रैल की, और 9% लगेगी 30 सितंबर तक। 30 सितंबर के बाद फिर आपका 18% से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो पूरा मैंने समराइज कर दिया है, कोशिश बहुत करी है कि जैसे आपको बिल्कुल सरल भाषा में मैं समझा पाऊं। स्टेट्स बी की बात कर लेते हैं। बी में मैंने आपको भारत का नक्शा दिखाई दिया था, उसमें क्या क्या आ जाती है। तो बी में इन्होंने क्या किया है, 2-3 दिन की डेट आगे कर दी है। तो मान लीजिए अभी बात करते हैं, अप्रैल की बात करे थे, 6 जुलाई उसमें थी तो 9 जुलाई इसमें है, तो 2-3 दिन इन्होंने स्टेट्स बी के लिए आगे बढ़ा दिए। तो अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो स्टेट्स बी है सर ऊपर वाली स्टेट्स। ये देखिए भारत का मैं नक्शा दिखा देता हूं एक बार, ये देखिए ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो स्टेट्स बी में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, जितनी भी नीचे की स्टेट्स है, मध्य प्रदेश से नीचे साउथ में, वो स्टेट्स ए हैं। तो ए की भी बात कर ली हमने और बी की भी बात कर ली है, तो मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रिंट निकाल के सर आप इसे ऑफिस में चिपका लीजिए, बहुत मददगार साबित होगा। जगभूषण जी गुप्ता जी कह रहे हैं अगर मैं टैक्स पे कर देता हूं तो पेनल्टी है सर रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करनी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें क्लैरिफिकेशन है, वो कहता है टैक्स पे करने से नहीं होगा, आपको रिटर्न फाइल करनी है इन तारीख तक, जो भी मैंने तारीख आपके सामने दर्शाई है यहाँ पे, तो मैं ये आपको बिल्कुल दे दूंगा, निश्चित रहिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सर, समझिए। तारीख तो सर कहीं भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ब्याज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंटरेस्ट का एग्जाम्पल है। सर्कुलर नंबर 141 आया था, बहुत प्यारा सा सर्कुलर है। अबव 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा वाले जितने भी एसएससीज हैं उनका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, देखिए ड्यू डेट, ध्यान से समझिएगा। मार्च की जो ड्यू डेट है वो अभी भी 20 अप्रैल है। मार्च की जो ड्यू डेट है सर वो अभी भी 20 अप्रैल है। ड्यू डेट पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा। मैंने फाइल करी 2 मई को, ड्यू डेट थी 20 अप्रैल, मैंने फाइल करी 2 मई को। करनी कब तक थी सर? 24 जून तक। कब तक करनी थी? 24 जून तक, करेक्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ ये 24 जून कहां से आया है। मैं वापस चला जाता हूँ, ये देखिए फरवरी मार्च महीने की, आप देखिए यहाँ पे पहले कॉलम में 24 जून तारीख है। अगर मैं 24 जून तक करता हूं तो मेरी लेट फीस निल होती है, ठीक है सर। तो मैं एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ। मैंने फाइल कर दी आपका 2 मई को फाइल कर दी, तो 24 जून तक कर दी, जी हाँ कर दी, तो मेरा ब्याज लगेगा 0, मेरा ब्याज लगेगा 0, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से मैं मार्च मंथ की 3B ले लेता हूं। 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, 20 अप्रैल मेरी ड्यू डेट थी, ड्यू डेट आज भी 20 अप्रैल ही है। 24 जून को मैंने फाइल करी, बिल्कुल 24 जून को। क्या 24 जून तक फाइल कर दी? जी हाँ कर दी। 65 दिन का मेरा डिले हो गया। अब ये 65 कैसे आया? 20 अप्रैल ड्यू डेट थी, 24 जून को फाइल करी, तो मेरा 65 दिन का आ गया। अब ब्याज की क्या स्थिति है? ब्याज की ये स्थिति है 15 दिन तक तो कहते हैं 0 ब्याज, 15 दिन की आपको रियायत दे दी गई। कार्तिकेय जी मैं आपका सवाल अभी लूंगा, मैं आपका सवाल समझ गया हूं। तो 15 दिन तक 0 ब्याज लगा, 9% लगा 50 दिन का, क्योंकि 65 माइनस 15 50 दिन, ठीक है सर। आप देख रहे हैं कैसे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ड्यू डेट से ही हो रही है, उसका ध्यान रखिएगा, तभी मैं ड्यू डेट पे फोकस कर रहा हूं। अब आता है सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये कहता है मार्च की 3B थी, ड्यू डेट फिर से वही 20 अप्रैल है, ड्यू डेट नहीं बदली है। फाइलिंग डेट 30 जून, मैंने 30 जून को फाइल करी सर, मैं सो रहा था 24 जून तक, मैं सो रहा था, ऑफिस बंद थे, मैंने 30 जून को अपनी 3 फाइल करी। 71 दिन का मेरा डिले हुआ, 71 दिन डिले हो गया सर, 20 अप्रैल माइनस 30 जून, ठीक है। क्या मैंने 24 जून तक फाइल कर दी? द आंसर इज नो, मैंने करी 30 जून को, ठीक है सर। ये एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, मैंने फाइल करी थी। कार्तिकेय जी आपका सवाल इसमें आ जाएगा, देखिए जो आप पूछेंगे वो स्क्रीन पे होगा। 71 दिन का डिले हुआ, 24 जून तक मैं फाइल नहीं कर पाया सर। ब्याज अब कैलकुलेट करते हैं, 15 दिन तक लगेगा 0, 50 दिन का लगेगा 9%। 50 दिन कैसे हो गए सर? 24 जून तक, 24 जून तक 50 दिन का मेरा 9% के हिसाब से लग गया। और उसके बाद जो 6 दिन है, तो ये जो रियायत अभी दी है, रियायत ये दी है सर्कुलर में, कहता है जो 18% है वो सिर्फ 6 दिन का लगेगा। कंफ्यूजन ये था कि जो 18% है क्या वो ड्यू डेट से लगना शुरू हो जाएगा? द आंसर इज नो, वो लगेगा सिर्फ 6 दिन का। तो कैलकुलेट होगा 15 दिन तक निल, 50 दिन का 9% और 6 दिन का 18%। अब कार्तिकेय जी मैं आपका सवाल एक बार पढ़ लेता हूं और मुझे बताइएगा कि आपका अगर सवाल आंसर नहीं हुआ है तो। मुझे लगता है आपका सवाल आंसर हो गया है, क्योंकि यही वाला सवाल था जो आप बताना चाह रहे थे। आप कह रहे हैं स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है, मैं एक बार छोटा करके भी दिखा देता हूँ। 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा, मैं छोटा कर देता हूँ। जी हाँ, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए, वो कह रहे हैं 9% दिख नहीं रहा। अब आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैं जूम भी कर देता हूं आप सभी के लिए। जी उम्मीद है अब सब आपको दिख रहा होगा। तो 71 दिन का डिले हुआ, 15 दिन तक मेरा लगा 0 ब्याज, उसके बाद लगा मेरा 9% से 50 दिन के लिए, और फिर मेरा लगा 18% से 6 दिन के लिए। तो इस प्रकार से ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ब्याज जो है वो ऐसे नहीं। देखिए कार्तिकेय जी का आंसर मिल चुका है, तो जितना भी सर आपके दिमाग में सवाल चल रहा है वो मैं सब आपके आंसर यहीं पे कर दूंगा, ठीक है। आई होप आप सभी को ब्याज की स्थिति समझ आई होगी 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पे। अब बात करते हैं 5 करोड़ से अगर आपका कम टर्नओवर है। अब मैंने स्टेट्स लिए है ए क्यों लिए सर? मध्य प्रदेश से आज हमारे साथ ज्यादातर पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, तो इसलिए मध्य प्रदेश का एग्जांपल लिया है स्टेट्स ए का।
विशाल जी, मैं आपका सवाल पढ़ चुका हूँ सर। ये जो कलेक्टर आप बात कर रहे हैं कि वो जो भी ब्राइब लेते हैं, व्हाटएवर लेते हैं, सर इसको मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में एंड में जरूर आंसर करूंगा। सेशन को भी कंटिन्यू करते हैं। टैक्स पीरियड था मेरा मार्च का, 3B थी मेरी, फिर से मार्च की ले लेते हैं, लेकिन इस बार टर्नओवर मेरा 5 करोड़ से कम है। ब्याज का एग्जांपल है, ध्यान से समझिएगा। 22 अप्रैल ड्यू डेट थी। 22 अप्रैल कैसे थी सर? आपको याद है, देश को 2 भाग में बांट दिया था, तो मध्य प्रदेश की 22 अप्रैल की ड्यू डेट वही है आज भी। फाइल करी 22 जून को। कितना डिले हुआ? 61 दिन का डिले हुआ। 3 जुलाई तक फाइल करनी थी। कैसे फाइल करनी थी सर? जो पीछे मैंने आपको टेबल दिखाई थी, 3 जुलाई तक फाइल करनी थी। क्या मैंने कर दी? जी हाँ कर दी, 22 जून तक कर दी, तो मेरा ब्याज लगा जीरो ब्याज लगा सर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आ जाते हैं। फिर से मार्च की 3B थी, फिर से वही ड्यू डेट 22 अप्रैल थी, लेकिन इस बार मैंने फाइल करी 22 सितंबर। 22 सितंबर भूल गया सर मैं। अरे जब आएगी डेट तब की तब देखी जाएगी, ऑफिस में ऐसे बहुत बोलते हैं हम लोग। चलिए 22 सितंबर को फाइल करी, डिले हुआ 153 दिन का। 153 दिन का डिले हुआ। क्या मैंने 3 जुलाई तक फाइल करी? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। अब ब्याज कैसे लगेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं सर। 3 जुलाई तक जो कि 72 दिन आते हैं, 3 जुलाई तक जो कि 72 दिन आते हैं, उसका तो लगेगा जीरो ब्याज, क्योंकि 3 जुलाई तक कहते हैं कोई ब्याज नहीं देना आपको। तो बिलो 5 करोड़ में ये रिलैक्सेशन बहुत अच्छी है कि 15 दिन की रियायत नहीं है, रियायत है उन डेट्स तक की। तो 3 जुलाई तक मेरा जीरो ब्याज हो गया। अब 81 दिन का मेरा 9% के हिसाब से लग जाएगा। 81 दिन कैसे आए? 3 जुलाई से 22 सितंबर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मैथ्स की क्लास चल रही है, जीएसटी की क्लास चल रही है? तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, ये लेट फीस और इंटरेस्ट कैलकुलेटर मैं ऑप्टोटेक्स में बहुत जल्द बनवा रहा हूँ। ऑटोमेटिक आपको सारा ब्याज और लेट फीस कैलकुलेट होके आ जाएगी। बस आपका साथ इतना चाहिए कि ऑप्टोटेक्स को सर चलाइए जरूर। अगर आप नहीं चला रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर आप सभी के लिए बनाया, आप चलाइए। कोई दिक्कत है आप जरूर मेरे को बताइए, मैं उसे ठीक कराऊंगा। देखिए दिक्कतें हर चीज में होती है, छोटी छोटी आती है। प्रशांत जी ने मुझे इतना अच्छा फीडबैक दिया था, मैंने उनको डेवलप भी कराया। आप चाहे उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। और थोड़ी सी देरी जरूर लगी कोविड-19 की वजह से, लेकिन उसको ऑप्टोटेक्स में मैंने डेवलप कराया। तो लेट फी और इंटरेस्ट कैलकुलेटर भी बिल्कुल ऐसी जरूर आपके लिए बनाएंगे ऑप्टोटेक्स में। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बना देंगे, आपको ये मैथ्स की क्लास जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल आता है मैं फिर से आपको जूम कर देता हूं, जैसे आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। आई होप आप सबको विजिबल हो जाएगा। अब बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। जी, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये विजिबल होगा। तो लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो मैं आप चाहता हूं आप सबको कि आपको समझना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो देखिए हुआ क्या इसमें, मार्च की फिर से 3B थी, 3B फिर से मार्च की थी। ठीक है सर, उसके बाद मार्च की 3B थी, 22 अप्रैल उसकी फिर से ड्यू डेट थी। मैंने 22 अक्टूबर को फाइल करी। सितंबर भी गया सर, 30 सितंबर ऑडिट की डेट थी, मैं व्यस्त हो गया उसमें। मैंने क्या किया, 22 अक्टूबर को फाइल करी। ठीक है, डिले कितना हो गया सर? 183 दिन का। ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, समझिए। 183 दिन का डिले हो गया। क्या मैंने 3 जुलाई तक फाइल कर दी? जी नहीं, 3 जुलाई तक नहीं करी। तो अब ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा कार्तिकेय जी, प्लीज समझिएगा, बाकी सब लोग भी समझ लीजिए। 72 दिन का तो जीरो। 72 दिन कैसे आए सर? 22 अप्रैल से 3 जुलाई तक 72 दिन आ गए। उसके बाद 9% लग गया 89 डेज का। 89 डेज कैसे आए? 30 सितंबर तक। आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या, मतलब हम कैलकुलेटर अब ये भी एक बनवा लें कि लेट फीस कब हो जाए? तो मैं आपके लिए बनवा दूंगा सर, आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फिर 22 दिन का 18% से लग जाएगा। 22 दिन कैसे आए? 30 सितंबर से लेके जब मैंने फाइल करी, 22 अक्टूबर, तो 30 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक का मेरा 18% के हिसाब से आ गया। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत इसमें मेहनत करी, कल ऑलमोस्ट रात को मैं 3-4 घंटे इसमें लगा रहा, जैसे आप सबको समझा पाऊं। तो ये तो हो गई बात इंटरेस्ट की। अब आ जाते हैं लेट फीस की। लेट फीस का एग्जाम्पल या क्लैरिफिकेशन समझ लेते हैं, जो कि थोड़ा सा खतरनाक है, मैं फिर भी आपको बता देता हूं। नंबर आया 141। क्या कहता है सर? ये कहता है इट इज क्लैरिफाइड दैट, ध्यान से समझिएगा, वेवर ऑफ लेट फीस, मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा, इज कंडीशनल टू फाइलिंग द रिटर्न। अभी सर किसी का सवाल आया था, मुझे याद है, कि हम टैक्स पे कर देते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते, क्या लेट फीस वेव ऑफ हो जाएगी? नहीं जी, कहते हैं इज कंडीशनल टू फाइलिंग द रिटर्न, लॉ में लिख दिया, ऑफ द सेट टैक्स पीरियड बाय द डेट स्पेसिफाइड। उसके बाद क्या कहते हैं, ये ध्यान से समझिए,
अगर आप 3B फॉर द सेडमन नहीं फर्निश करते हैं, मान लीजिए जो आपकी तारीख थी आपने नहीं फर्निश की, ठीक है सर, अब उसमें क्या होगा, लेट फी शैल बी पेबल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। ये है सर खतरा। नीलेश जी ट्विटर पे अगली यही मुहिम चलानी है, आपने इतनी अच्छी मुहिम चलाई थी, उसकी वजह से लेट फीस भी वेव ऑफ हो गई, अगली मुहिम यही चलानी है सर, ड्यू डेट से लेट फीस लगेगी, इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट में क्या क्लैरिफिकेशन थी कि इंटरेस्ट जो लगेगा वो 30 सितंबर के बाद से अपना वो 6 दिन का जो भी होगा 18% से लग जाएगा, बट लेट फीस में प्रॉब्लम क्या है, ड्यू डेट से लगेगी सर, कंप्लायंस डेट से नहीं लगेगी, टिल द डेट ऑन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। तो अगर मान लीजिए आज 6 जुलाई मेरी लास्ट डेट है, मैं 7 जुलाई को फाइल करता हूं, तो एक दिन की लेट फीस नहीं लगेगी, मेरी ड्यू डेट से लग जाएगी। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, 3-4 महीने की लेट फीस लग जाएगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इसके लिए उन्होंने वो बोल दिया कि मैक्सिमम 500 रुपए लगेगी पर रिटर्न, बट अगर मैं 4 महीने की भी बात करता हूँ, 500 इंटू 4 2000 रुपए हो गया, तो 2000 भी सर कम नहीं होते लेट फीस एक व्यापारी के लिए। तो ये जो ड्यू डेट है सर, यहाँ पे गड़बड़ है, ये होनी चाहिए कि जो भी हमने डेट दी है उस डेट से आपकी लेट फीस लगेगी। इंटरेस्ट में ये कह दिया है, लेकिन लेट फीस में अभी भी ये चीज बाकी है। अब बहुत सारे अधिवक्तागण बोलते हैं सर आप ये वीडियो के तौर पे भी हमें बताते रहिए, वेबिनार तो होते ही हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा आप सबसे, अगर यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैंने आपको स्क्रीन पे लिंक दे दिया है। मैं बहुत सारी वीडियोस आजकल बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए मैसेज पहुंचाने का, जो भी अमेंडमेंट्स है, तो प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आते हैं GSTR 1। तो GSTR 3 की मैंने लेट फीस बता दी है आपको, मैंने उसका इंटरेस्ट बता दिया है, सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं GSTR 1 की। GSTR 1 में ज्यादा टफ नहीं है सर, क्योंकि इंटरेस्ट उसमें होता नहीं है GSTR 1 में। GSTR 1 में सिर्फ लेट फीस होती है। तो लेट फीस के लिए उन्होंने क्या बोला है, मैंने मंथली और क्वार्टरली दोनों आपके स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, दर्शा दिए हैं। आप चाहें तो उसे नोट डाउन कर सकते हैं, या मैं आपको ये दे भी दूंगा, तो आप इसके लिए इसको प्रिंट निकाल के आप चिपका भी सकते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून की तारीखें इन्होंने दे दी हैं, 10 जुलाई, 24 जुलाई, 28 जुलाई और 5 अगस्त। ये 4 तारीख आ चुकी हैं। नोटिफिकेशन नंबर 53 है, आप सभी के सामने नीचे मैंने साझा भी कर दिया है। क्वार्टरली की बात करूं, जनवरी से मार्च 20 जो है वो 17 जुलाई है, और अप्रैल से जून जो है वो 3 अगस्त की तारीख है। तो ये सब GSTR 1 की तारीख है। कॉम्पोजिशन के लिए पांडे जी का भी सवाल आ चुका है, आ रहा हूं सर कॉम्पोजिशन पे, मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो ये सब GSTR 1 की तारीख थी, इसलिए मैंने आपके सामने साझा कर दिया। इसमें स्टेट का कोई भाग नहीं किया गया है, उसे बांटा नहीं गया है, पूरे भारत को एक ही रखा गया है। अब सवाल ये आता है जो मुझे चैट में आप सभी से आंसर चाहिए, बहुत देर से मैं देख रहा हूं सभी मेरे जितने भी अधिवक्तागण हैं, जितने प्रोफेशनल्स हैं, सब साथ बैठे हुए हैं। सवाल ये है सर, क्या हम GSTR 3B और GSTR 1 कंपनीज की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या मैं EVC से फाइल कर सकता हूं, हाँ या नहीं? प्लीज मुझे जवाब दीजिए। सवाल मैं दोहरा देता हूं, GSTR 3B और GSTR 1, मान लीजिए मेरा ऑफिस बंद है, DSC मेरा ऑफिस में पड़ा हुआ है, क्या मैं EVC से फाइल कर सकता हूं, यस या नो? प्लीज जवाब दीजिए, तभी सेशन इंटरेक्टिव होगा सर। देखते हैं, जयंत जोशी जी कह रहे हैं यस, भर सकते हैं, बिल्कुल। जगभूषण गुप्ता जी कह रहे हैं यस, बहुत बढ़िया। जूही अग्रवाल जी नो कह रही हैं। जूही जी मैं करेक्ट करना चाहूंगा आपको, बहुत बढ़िया, सभी का ये सारा। जुनेश शेख जी बहुत बढ़िया। पांडे जी, हनुमान जी, मैंने आपका फीडबैक नोट डाउन कर लिया, मैं जरूर इसको बनवा दूंगा। पांडे जी, रिफंड ऑफ लेट फीस पे भी मैं बात करूंगा, रिफंड ऑफ लेट फीस पे भी मैं बात करूंगा। विद्या जी यस, बहुत बढ़िया। चलिए अब समझते हैं, बस बस बहुत बढ़िया। चलिए चैट को रोक दीजिए, थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। नोटिफिकेशन नंबर 48 आया सर, अभी अभी 19 जून को ही आया है। कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 21 अप्रैल से 30 सितंबर, 21 अप्रैल से 30 सितंबर तक आप GSTR 3B EVC से फाइल कर सकते हैं। लेकिन GSTR 1 में जो तारीख है वो थोड़ी अलग है, वो मैं बता देता हूं। ये तारीख है 27 मई से 30 सितंबर। तो 3B तो अप्रैल में ही आ गई थी कंपनीज की EVC से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली GSTR 1 27 मई से लागू हुई है। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये R1 हम पहले की क्यों EVC से फाइल नहीं कर पा रहे, तो उसमें ये नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है कि 27 मई से 30 सितंबर तक की R1 आप फाइल कर सकते हैं EVC से। प्रशांत जी, सर एनी गाइडलाइंस रिगार्डिंग GST रिफंड? प्रशांत जी, जो आप पूछेंगे अगली स्लाइड्स में होगा, बस अब निश्चिंत बैठे रहिए और वेबिनार का मजा लीजिए, एंजॉय करिए सर, ठीक है? आ रहा हूँ, रिफंड पे भी आ रहा हूँ। तो 27 मई से 30 सितंबर तक ये चीज R1 आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है? अब GSTR 9 और 9C की भी बात कर लेते हैं, ये भी तो है सर, इससे पहले आप पूछे वो भी मैं बता देता हूँ। तो 9 और 9C जो 18-19 फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए क्या रिलैक्सेशन आई है वो बता देता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा आप सभी से है
क्या GSTR 9 और 9C की टाइम लिमिट एक्सटेंड हुई है 2018-19 के लिए? अगर हुई है तो क्या लास्ट डेट है, प्लीज बताइए, क्योंकि देखिए अपडेट रहना ही हम सब प्रोफेशनल्स का काम है, बिकॉज नॉलेज अपडेट रखना बहुत जरूरी है। GSTR 9 और 9C की आखिरी तारीख 18-19 की प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। मैं चाहता हूं आप सभी इसमें इंटरेक्ट करिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, प्लीज बताइए। नीलेश जी कह रहे हैं यस, बहुत बढ़िया, तारीख बता दिए सर, एक तारीख बता दिए। पांडे जी 30 सितंबर, बहुत बढ़िया। छाबड़ा जी 30 सितंबर, जयंत जोशी 30 सितंबर, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, ठीक है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप अपडेट रहते हैं। उम्मीद है आप सभी मेरी वीडियोस भी देखते होंगे यूट्यूब पे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, एक्सटेंड हुई है, नोटिफिकेशन नंबर 41 है, कहता है 30 सितंबर हो गई है 18-19 के लिए। तो ये मत सोचिएगा 17-18 की भी एक्सटेंड हुई है, जी नहीं, सिर्फ 18-19 की एक्सटेंड हुई है और 30 सितंबर 2020 है, ठीक है। अगला सवाल है, क्या हर रजिस्टर्ड पर्सन को GSTR 9 भरनी है? द आंसर इज नो। तो नोटिफिकेशन नंबर 47 में लिखा गया कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की अगर मैं GSTR 9 की बात करूं, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस है, 2 करोड़ रुपए है, तो आपके लिए मैंडेटरी है। ध्यान से समझिए, फर्क होता है, मैंडेटरी और ऑप्शनल में फर्क है। मैंडेटरी कब है? 2 करोड़ से ज्यादा। ऑप्शनल कब है? 2 करोड़ से कम। तो ऐसा नहीं है आप GSTR 9 फाइल नहीं कर सकते, जरूर फाइल करिए, लेकिन जो मैंडेटरी है वो 2 करोड़ से ज्यादा वालों के लिए है, ठीक है। 2 साल की इन्होंने रियायत दी थी, 17-18 की और 18-19 की। ऑप्शन टू फर्निश द एनुअल रिटर्न इसमें बोल दिया गया था। तो 2 करोड़ से ऊपर तो मैंडेटरी है, 2 करोड़ से नीचे आपका ऑप्शनल है, लेकिन भरिएगा जरूर, क्योंकि GSTR 9 से आप गलतियां ठीक कर सकते हैं। जितनी भी आपकी पहले गलतियां हुई है वो गलतियां आप ठीक कर सकते हैं। अगला सवाल आता है GSTR 9C के लिए। 9C के लिए भी बता देना चाहता हूँ, नोटिफिकेशन नंबर 16 आया था, 23 मार्च में ही आ गया था, ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए हैं। तो 5 करोड़ रुपए इन्होंने टर्नओवर रखी है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी है और GSTR 9C भरनी है। सर आपकी यूट्यूब पर वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, शुक्रिया नीलेश जी, शुक्रिया। बस शेयर करते रहिए, शेयर जरूर करिए सर, सभी अपने मित्रों में शेयर करिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है शेयर कर दीजिए सर। चलिए, तो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा आपकी GSTR 9C मैंडेटरी है। तो ये बात हो गई GSTR 9 और 9C की। अब क्योंकि ऑप्टोटेक्स की अभी चर्चा चली रही थी, मैं बस आपका 5 मिनट का समय लूंगा। कुछ नए फीचर आए हैं ऑप्टोटेक्स में, मैं बताना चाहूंगा, आप सभी को बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले ऑप्टोटेक्स आप सभी के लिए निःशुल्क है, जितने भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, और 20,000 से ज्यादा तो पहले ही थे सर, ये पोस्टर भी अब पुराना ही हो गया ऑलमोस्ट। आपको जान के खुशी होगी 30,000 से ज्यादा टैक्स प्रोफेशनल हो चुके हैं और 8 लाख से ज्यादा आपके क्लाइंट्स की रिटर्न जा रही है, और सिर्फ आप ही के लिए ऑप्टोटेक्स बनाया है। तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए यूज करना, अगर आप नहीं कर रहे हैं। प्रशांत जी पहले ही यूज कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। पांडे जी, नीलेश जी, प्रशांत जी, अमित तिवारी जी, जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के भाई बंधु हैं, जितने भी बीपीटीए के हैं, भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के कमिटी मेंबर्स हैं, सभी ये यूज करें। अमित जी भी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है, शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो कैसे मदद करता है वो एक शॉर्ट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो लोग नए आज जुड़े हैं हमारे साथ, उनके लिए छोटा सा मैं 5 मिनट का समय लूंगा। तो 8 रिपोर्ट बनाई सर, बहुत प्यारी रिपोर्ट्स हैं। GSTR 2A पूरे साल की आपको इसमें दिख जाती है, तो कोई जरूरत नहीं है सर 20 मिनट वेट करने की। पूरे साल की GSTR 2A एक ही आप एक्सेल में निकाल सकते हैं। पार्टी वाइज GSTR 2A बनवा दी मैंने, और आपको जान के खुशी होगी अभी GSTR 1 भी आने वाली है सर, पार्टी वाइज और रेट वाइज। तो जो परचेजेस की समरी आप यहाँ से डाउनलोड कर पा रहे थे, वो अब सेल्स की भी समरी आप कर पाएंगे। तो GSTR 1 भी पार्टी वाइज और रेट वाइज हम बनवाने जा रहे हैं, सिर्फ आप ही के फीडबैक की वजह से। कार्तिकेय जी, इट्स वेरी नाइस, इजी टू यूज, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भी यूज कर रहा हूँ। मनोज शाह जी, बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो GSTR 2A पार्टी वाइज समरी आ गई, रेट वाइज समरी भी आ गई। GSTR 2A और परचेजेस का ऑटोमेटिक इसमें मिलान हो गया है। शिवपुरी MP से ऑलमोस्ट एवरी टैक्स प्रोफेशनल यूजिंग ऑप्टोटेक्स। विकास जी, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी इसका इस्तेमाल करें। 3B सर पूरे साल की समरी आ जाएगी, और BPTA से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है सर, ऑप्टोटेक्स इज वेरी इजी, फास्ट एंड इजी टू यूज। शुक्रिया सर, शुक्रिया। GSTR 1 की डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी, और 3B 2A का ऑटोमेटिक मिलान है सर, पूरे साल का, क्वार्टर का, महीने का। जो नए फीचर्स हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, साझा कर देता हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आप पहले से ही जानते हैं। सारे आपके क्लाइंट, चाहे 1000 क्लाइंट हो, 500 क्लाइंट हो, सारे आप इसमें क्लाइंट्स ऐड कर सकते हैं। इसमें आप यूजर बना सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को, और डाउनलोड उनका स्टेटस कर सकते हैं। तो किसी की क्वेरी आ रही थी, सर मैं पूरे साल का जानना चाहता हूँ, क्या मेरे क्लाइंट की रिटर्न फाइल हुई है या नहीं हुई।
या मान लीजिए मेरे 100 क्लाइंट हैं, क्या मैं एक एक्सेल में उनका स्टेटस डाउनलोड कर सकता हूँ 3B का? जी हाँ, आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, मैं आपको एक बार जूम भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ अधिवक्तागण को एक क्वेरी आ रही थी। ये देखिए, ये मैं कहाँ गया हूँ, मैं गया हूँ डैशबोर्ड पे। मैं एक बार और अच्छे से जूम कर देता हूँ। ये देखिए, मैं गया हूँ डैशबोर्ड पे। ऑल क्लाइंट्स में जब मैं जाता हूँ, मैंने रिटर्न टाइप जीएसटीआर 3B को सिलेक्ट किया। मैं मार्च महीने में गया और मैंने क्या किया, सारे अपने क्लाइंट देखिए, आन्या एंड कंपनी, महिंद्रा एंड कंपनी, जितने भी क्लाइंट थे उनका सब फाइल्ड है मेरा, और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ गया, डेट ऑफ फाइलिंग भी आ गया है, और मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये एक क्वेरी आई थी कि कैसे मैं सारे क्लाइंट्स का रिटर्न का स्टेटस डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये मैंने डैशबोर्ड आप सभी के लिए बनवा दिया, और ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल में इस स्टेटस को। तो ये बहुत फायदा हो जाएगा आप सभी के लिए। तो ये डैशबोर्ड एक नया हमने बनवाया था फीचर आप सभी के लिए। और हाँ, एक्नॉलेजमेंट समरी पे अभी मैं बात करना चाहूंगा। JSON फाइल निकाल सकते हैं टैली में, अगर आपको परचेज रिकंसिलेशन करना है, JSON फाइल वहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं 2A की, ऑटोमेटिक आपका परचेज का मिलान हो जाता है। ये स्क्रीन है सर जो नई बनवाई है, बहुत ध्यान से समझिए क्या है स्क्रीन। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। बहुत मेहनत लगी सर स्क्रीन में, लेकिन बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए बनवाई है। ये देखिए, ये स्क्रीन है सर JSON के साथ एक्नॉलेजमेंट। आज सभी जाके देखिएगा एक्नॉलेजमेंट क्या है सर, मैं आपको एक बार बताता हूँ। मान लीजिए आपकी R13B फाइल हो गई, ये बहुत दिक्कत आती थी, R13B फाइल हो गई। अब जो एक्नॉलेजमेंट समरी आती है ना सर, उसकी PDF कॉपी में 12 महीने की PDF कॉपी आप एक बटन से डाउनलोड कर सकते हैं। 12 महीने की PDF की कॉपी आप एक बटन से डाउनलोड कर सकते हैं। करना क्या है, एक्नॉलेजमेंट में जाना है। मान लीजिए आपको 3B के एक्नॉलेजमेंट चाहिए, आपने फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया, पूरा साल सिलेक्ट कर लीजिए 19-20, आप 3B में गए, आपने 3B पे बटन दबाया, और ये देखिए, ये है सर, टाइम बचाएगा सर आपका। ये देखिए, पूरे साल की ये डाउनलोड ऑल का मैंने इसमें बटन डलवा दिया है। तो ये सब आप ही के प्यार की वजह से, आप ही के सपोर्ट की वजह से बना है। तो पूरे साल का मैंने डाउनलोड ऑल, देख रहे हैं सर कितना टाइम बचेगा। पोर्टल पे अगर आप जाते हैं, आप 12 बटन दबाते हैं, पता नहीं कितनी बार आप बैक जाते हैं। 12 महीने की, कई बार बैंक लोन के लिए एक्नॉलेजमेंट की कॉपी चाहिए होती है। दूसरा फीडबैक ये था सर, आपका फॉर्मेट अलग है PDF का, कोई दिक्कत नहीं सर, फॉर्मेट भी वही सेम करा दिया। तो एक्नॉलेजमेंट कॉपी आप 12 महीने की एक ही बटन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक नया फीचर बनवाया है, बहुत काम आएगा आपके, यूज करिएगा। दूसरा जो नया फीचर है वो है चलान हिस्ट्री। चलान हिस्ट्री में क्या फीडबैक आया था सर, जितने भी मैंने आज तक चलान बनाए हैं पोर्टल पे, मान लीजिए अब मुझे उन चलान की कॉपी चाहिए। बहुत बार हो जाता है सर, चलान कई बार हमारे क्लाइंट मांग लेते हैं कॉपी दे दो, अब फिर से वही सर, इतने बटन दबा रहे हैं, इतनी जगह जा रहे हैं। ये देखिए, आप GST टैब में जाइए, यहाँ पे होम के नीचे GST है, चलान टैब पे क्लिक करिए। ये देखिए, पूरे साल के जितने भी चलान थे, जितने भी अमाउंट के थे, क्या उनकी चलान की एक्सपायरी डेट थी, क्या डिपॉजिट डेट थी, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, अमरीश जी, हाउ आई कंपाइल R13B, करने की जरूरत ही नहीं है सर, ऑटोमेटिक रिपोर्ट है GSTR 1 वर्सेस 3B, डाउनलोड करिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो एक्नॉलेजमेंट भी नया फीचर आ गया, चलान भी आ गया है। ITC का मैनुअल सेट ऑफ, प्रशांत जी का फीडबैक था, प्रशांत काबरा जी का, हमारे ITC का मैनुअल सेट ऑफ नहीं हो रहा था 3B में, वो मैनुअल सेट ऑफ भी करवा दिया है। तो भोपाल से रिव्यू आ रहा है, इंप्रूव्स द वर्क एफिशिएंसी, बिल्कुल समय बचाएंगे सर, जितना समय बच सकता है उतना समय बचाएंगे। अब सवाल ये था कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाए, मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको साइन अप करना है, सारे अपने जितने क्लाइंट्स हैं बल्क में ऐड कर दीजिए एक्सेल के थ्रू, और फिर सपोर्ट आप पूछ सकते हैं, लाइव चैट है, ईमेल है, लाइव सेशन है, ऑन कॉल है। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं ऑप्टोटेक्स, तो आपको पता लग जाएगा कि ऑप्टोटेक्स कैसे इंस्टॉल करना है। और ये नंबर्स हैं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपको जान के खुशी होगी, दिनेश जी का ही नंबर है ये, और दिनेश जी हमारे बहुत खास हैं, भोपाल से बहुत लगाव है। नीलेश जी कह रहे हैं ऑप्टोटेक्स सर, बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि हमारी कितनी रिटर्न्स पेंडिंग है। शुक्रिया सर, ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, शुक्रिया। पीयूष केसवानी जी, सर जो चलान एक्सपायर हो चुका है उसकी डिटेल भी मिलेगी? बिल्कुल सर, आपने एक्सपायरी डेट का कॉलम देखा उसमें, वो इसलिए डलवाया पीयूष जी, क्योंकि वो बहुत बार हो जाता है कि एक्सपायर्ड का पता नहीं लग पाता, वो इसलिए कॉलम डलवाया। तो आप ऑप्टोटेक्स चलाइए और वो चलान की आप डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने ये नंबर्स नोट कर लिए होंगे। मैं आपको एक बार नंबर्स भी चैट बॉक्स में भेज देता हूँ, तो फिर हम आगे कॉम्पोजिशन डीलर्स की भी बात करते हैं, क्योंकि कई बार हो जाता है कि हम ऑनलाइन सेटअप नहीं कर पाते, खुद नहीं कर पाते, तो आप इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपना सेटअप करवा सकते हैं। अभिषेक जी और दिनेश जी, ये दो मेरे टीम मेंबर्स हैं, उनका मैं नंबर आपको भेज देता हूँ, मैंने चैट में भी भेज दिया है, तो आप जरूर इनसे कांटेक्ट करके अपना सेटअप करवा लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को ऑप्टोटेक्स बहुत पसंद आ रहा है, और फीडबैक देते रहिए सर, इसी बहाने आगे भी बढ़ेंगे। चलिए पांडे जी, आपका सवाल मैं देख चुका हूं, जरूर आंसर करूंगा सर, जाने पक्का नहीं दूंगा।
ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन डीलर्स की। कॉम्पोजिशन के लिए बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत सवाल आए कि सर जीएसटीआर 4 का क्या होगा, सीएमपी 08 का क्या होगा, वो बता दीजिए। बता देते हैं सर। कॉम्पोजिशन के लिए ये स्थिति है सर आज की डेट में। सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि जीएसटीआर 4 क्वार्टरली है। जी नहीं, जीएसटीआर 4 सालाना जाती है। पहले ये क्वार्टरली होती थी, अब ये सालाना हो चुकी है। अब इसकी ड्यू डेट क्या है, ये कैसे आएगी, वो भी बता देता हूं। जीएसटीआर 4 2019-20 की जो थी, जीएसटीआर 4 19-20 की जो थी, उसकी तारीख है 15 जुलाई। अब आप सब ये सोच रहे होंगे सर पोर्टल में तो अभी तक आई नहीं है, 15 जुलाई ड्यू डेट है। सर देखिए, अगर पोर्टल में वो नहीं आ पाती है तो इसकी ड्यू डेट निश्चित तौर से एक्सटेंड होगी ही होगी। और जो 20-21 की है, जो अब जो 20-21 चल रहा है, उसकी ड्यू डेट अगले साल है 30 अप्रैल 2021। ये बात कर रहा हूं मैं जीएसटीआर 4 की, तो वो तो निश्चिंत हो जाइए, 20-21 की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। 19-20 की 15 जुलाई है। उम्मीद करते हैं जीएसटीआर 4 अभी थोड़े दिन में आ जाएगी। अगर नहीं आती है सर, ये ड्यू डेट एक्सटेंड होना बनता ही है। सीएमपी 08 ये क्या है सर? ये है सर क्वार्टरली जो जाता है। ये चलान होता है सर, एक तरह का चलान है, एक तरह का फॉर्म है जिसमें आपको टैक्स की पेमेंट करनी होती है कॉम्पोजिशन डीलर के लिए। ये क्वार्टरली जाता है। सो जनवरी से मार्च क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो 7 जुलाई इसकी तारीख है, जो कि कल ही है सर। तो कल ही सीएमपी 08 की आखिरी तारीख है। जनवरी से मार्च क्वार्टर की बात करूं तो जितने भी कॉम्पोजिशन के आपके क्लाइंट्स हैं, प्लीज उनका टैक्स जमा करा दीजिए सीएमपी 08 भर के, अदरवाइज वो फिर लेट फीस उनकी लगनी शुरू हो जाएगी। तो 7 जुलाई इनकी ड्यू डेट है। ये रियायत दी गई थी तो 7 जुलाई इसकी ड्यू डेट करी गई थी। नोटिफिकेशन नंबर 34 है, मैंने आपको नीचे लिख भी दिया इसमें। अप्रैल से जून क्वार्टर जो अभी चल रहा है, उसकी ड्यू डेट 18 जुलाई है। तो अभी फिर भी आपके पास टाइम है, 1-2 हफ्ते का टाइम है, तो वो आप टाइम ले सकते हैं। लेकिन जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर है वो 7 जुलाई, वो कल ही आखिरी तारीख है। तो प्लीज इसको सीएमपी 08 को जरूर भर दीजिए। इसमें टैक्स जमा करना होता है, ज्यादा डिटेल्स नहीं जाती, सिर्फ कितनी सेल्स करी, कितना टैक्स जमा किया, वो सब डिटेल्स आती है। जीएसटीआर 4 15 जुलाई है। श्याम सुंदर जी, जीएसटी रिटर्न फॉर द पीरियड जनवरी 2020, चलान अमाउंट 10 लाख। सर 10 लाख मेरे बैंक में क्रेडिट कर रहे हैं क्या? मेरे को सवाल समझ नहीं आया सर। चलान अगर 10 लाख का है तो प्लीज बताइए आप क्या चाहते हैं। मैं तो जमा नहीं कर सकता सर आपके ब्याह पे, सॉरी। आप हाँ अगर मेरे बैंक में क्रेडिट कराना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम है सर। नीलेश जी कह रहे हैं, कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि जीएसटीआर 4 में परचेज की लिस्ट देनी या नहीं देनी। नीलेश जी, जीएसटीआर 4 का फॉर्मेट ही नहीं आके दे रहा है सर। एक बार पोर्टल पे जीएसटीआर 4 आ जाए फिर हम जरूर आपको बता देंगे कि सर परचेज का कैसे करना है। लेकिन अगर प्रीवियसली में देखा जाऊं तो परचेज का देखा जाए प्रीवियसली तो परचेज का उसमें कॉलम था। लेकिन अभी ये 19-20 की जीएसटीआर 4 पोर्टल पे मेरे लिए तो नहीं खुल रही सर, मैंने अभी जस्ट चेक किया था। मेरे ख्याल से आप सबके लिए प्लीज बताइएगा अगर जीएसटीआर 4 आप सबको पोर्टल पे दिख रही है या नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने अभी चेक किया था तो मेरे को तो नहीं दिख रही है। ठीक है सर, तो सवाल प्लीज, जिसका भी सवाल था सर वो 10 लाख वाला, मैं चाहूंगा आप जरूर मेरे बैंक में क्रेडिट करा दीजिए, मैं आपको बैंक डिटेल्स भी भेज दूंगा। चलिए मजाक से हटके सर प्लीज सवाल रिपीट कर दीजिए, मेरे को सवाल समझ नहीं है आपका चलान वाला। ठीक है, तो ये जीएसटीआर 4 और सीएमपी 08 की मैंने बात कर दी है। प्रकाश जी कह रहे हैं लाइबिलिटी निल है तो क्या सीएमपी 08 भरना है? सर सीएमपी 08 भरना मैंडेटरी है, प्लीज 7 जुलाई तक है, इसे जाके भर दीजिए, बहुत जरूरी है। फॉर्म है, ये सिंपल सा फॉर्म है सर, 3-4 एंट्री है, मुश्किल से 5-10 मिनट लगेंगे, प्लीज इसे जाके भर दीजिए। ये 5-10 मिनट सिर्फ आप ही के लिए बोल रहा हूँ, क्लाइंट के सामने नहीं बोलता। चलिए, आज सभी हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स हैं तो ऐसे ही मन लगा के सीखेंगे सर, एंजॉय भी करना है, सीखना भी है। कोविड-19 चल रहा है सर, इतनी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं तो एंजॉय भी करना चाहिए सर लाइफ को। पढ़ाई तो करनी है लेकिन साथ साथ एंजॉय भी करना चाहिए। चलिए, आज भंडारी जी ने शायरी सुनाई, पांडे जी ने उस दिन थोड़े गाने भेजे, गजल भेजी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ गया सर अगला टॉपिक। ये भी सवाल आ रहे थे, मुझे पता है थोड़ा सा अभी डिले हो रहा है लेकिन मैं जल्दी इसे खत्म कर दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। फेसबुक पेज को सर लाइक किया है नहीं किया? अगर नहीं किया तो सर प्लीज लाइक कर लीजिए, मैंने स्क्रीन पे आपको बटन दे दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, रिलैक्सेशन इन एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये क्या है सर मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 29 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कहता है आप अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो आप इसको रिवोकेशन में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी अर्जी डाल सकते हैं। कब डाल सकते हैं सर? ये कहता है विद इन 30 डेज। 30 डेज आप ऑर्डर की जो भी, मान लीजिए आपका, मैं वापस आ जाता हूँ वरना आप इस पे पढ़ने लग जाएंगे। ऑर्डर की कैंसिलेशन डेट, मान लीजिए ऑर्डर की कैंसिलेशन डेट जो भी है आपकी
तो विद इन 30 डेज 30 दिन के अंतर्गत सेक्शन 30 के हिसाब से आपको 30 दिन के अंतर्गत एप्लीकेशन भरनी होती है। लेकिन मान लीजिए अब कोविड-19 चल रहा है, आप एप्लीकेशन नहीं भर पाए, आप लेट हो गए, तो उसके लिए क्या रियायत दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर नंबर आया है 1/2020, 25 जून को आया सर, ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते पहले ही आया, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी यूट्यूब पे। तो रिवोकेशन में क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 30 डेज। अब कंफ्यूजन ये था, इस ऑर्डर में 31 अगस्त लिख दी गई, 31 अगस्त। अब हमारी आदत क्या होती है सर, ऑर्डर का ऊपर का तो पढ़ना नहीं है, लास्ट में ड्यू डेट होगी वो पढ़ लेते हैं। तो 31 अगस्त इसमें एंड में लिखी थी, तो कुछ मेरे भाई बंधुओं ने देखा कि 31 अगस्त है। नहीं सर, 31 अगस्त नहीं है, वो कहता है जो 30 दिन कैलकुलेट करने की पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग, ध्यान से समझिए, पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 30 डेज जो है वो एक्सटेंड कर दी है कब तक, वेयर कैंसिलेशन ऑर्डर वाज पास्ड अप टू 12 जून। अब ये और एक सरदर्दी है, सरदर्दी नहीं बोलना चाहूंगा, एक प्रोविजन ही है सर फिलहाल। तो अब मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरा कैंसिलेशन का ऑर्डर आया 13 जून को, मेरा कैंसिलेशन का ऑर्डर आया 13 जून को, क्या मैं रिवोकेशन फाइल कर सकता हूं? इसके हिसाब से नहीं, कहता है अगर आपका कैंसिलेशन ऑर्डर 12 जून तक आ गया, 12 जून तक की आपकी तारीख है, तो लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कंसीडर होगी 30 दिन के कैलकुलेशन के लिए। क्या है 30 दिन के कैलकुलेशन? डेट ऑफ सर्विस ऑफ सेड कैंसिलेशन ऑर्डर, ऑर्डर की डेट से 30 दिन, या फिर 31 अगस्त से 30 दिन। आप समझ रहे, प्रोविजन को ध्यान से समझिए, ये 31 अगस्त नहीं कह रहा है, ये कह रहा है 31 अगस्त से 30 दिन, जो कि 30 सितंबर होता है। तो अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, मान लीजिए मेरा कैंसिलेशन ऑर्डर है फॉर एग्जाम्पल 11 जून का, मान लेते हैं, ठीक है, 12 जून तारीख दी है, मैं 11 जून को मेरा एक ऑर्डर आ गया कि भैया आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, 11 जून को ऑर्डर आ गया। अब मैं रिवोकेशन कब तक फाइल कर सकता हूं? सर मैं फाइल कर सकता हूं 30 सितंबर तक। मैं 30 सितंबर तक रिवोकेशन फाइल कर सकता हूं, क्योंकि 30 डेज जो कैलकुलेट हो रहे हैं वो अब 31 अगस्त से हो रहे हैं। डायरेक्ट नहीं लिख सकते सर ये, अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो ये ऑर्डर फिर कोई भी पढ़ लेगा। तो 31 अगस्त से 30 दिन में देखूं तो 30 सितंबर आती है। तो अगर मेरा 12 जून तक का ऑर्डर है तो मैं 30 सितंबर तक अपना रिवोकेशन फाइल कर सकता हूं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये थोड़ा सा पेचीदा एग्जाम्पल है। मेरा ऑर्डर आया सर 15 जून को, कोविड-19 चल रहा था फिर भी कैंसिल कर दिया सर, ऑफिसर बैठे हैं सर, कैंसिल कर दिया, क्या कर सकते हैं। मेरा 15 जून को कैंसिलेशन का ऑर्डर आया, क्या मैं 30 सितंबर तक रिवोकेशन फाइल कर सकता हूं? मुझे आप सबसे जवाब चाहिए सर, चैट में बताइए। ऑर्डर की डेट है 15 जून, 15 जून को मेरा कैंसिलेशन का ऑर्डर आया, क्या मैं 30 सितंबर तक रिवोकेशन फाइल कर सकता हूं? आंसर इज यस और नो, प्लीज बताइए, आप सबसे जवाब चाहिए सर, तभी मैं समझूंगा कि सर आप सबको समझ आया या नहीं आया। मनोज शाह जी कह रहे हैं नो। अब देखिए सर, ये पार्शियलिटी हुई या नहीं हुई, बताइए सर। कोविड-19 चल रहा है, अब 12 जून हो या 15 जून हो, या मैं कहता हूं आज 6 जुलाई है, चाहे 6 जुलाई भी हो, आप समझिए 6 जुलाई भी हो, तो भी सर आप 12 जून कैसे मेंशन कर सकते हैं? कोविड-19 चल रहा है सर, इतना तो रिलैक्सेशन दे दीजिए कि जितने भी ऑर्डर कैंसिल होते हैं, चाहे वो जून में हो चाहे वो जुलाई में हो, वो मुझे 30 सितंबर तक करने दे। यही प्रॉब्लम है सर। तो 30 दिन जो कैलकुलेट होंगे वो 15 जून से होंगे, जो कि 15-16 जुलाई, जो भी अब 30 दिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तभी तक मैं फाइल कर सकता हूँ। तो 30 सितंबर वाली जो मेरी डेट है वो लगेगी ही नहीं उस केस में। तो ये एक बहुत दिक्कत है, दुविधा है इसमें। तो 12 जून तक के ऑर्डर के लिए ही ये ऑर्डर आया गया है। नीलेश जी कह रहे हैं सर अगर किसी की अपील रिजेक्ट हो गई तो उसका नंबर रिवोकेशन से एक्टिव हो सकता है। नीलेश जी, अगर मान लीजिए आपने एक बार रिवोकेशन अप्लाई किया, वो फिर से रिजेक्ट हो गया, सर अपील में जाना पड़ेगा, अपील में जाना पड़ेगा सर। संजीव कुमार जी, यस कैन बी फाइल्ड। नहीं सर, कैसे कर सकते हैं? 15 जून की मेरी ऑर्डर डेट है, ऑर्डर नंबर 1 में लिखा अगर आपका 12 जून तक का ऑर्डर है तो ही आपकी 30 सितंबर वाली डेट लागू होती है। ये प्रॉब्लम है सर। देखिए लॉ का इंटरप्रिटेशन समझिए, तो ये इसमें बात आ जाती है। विकास जी कह रहे हैं जुलाई 17 से जनवरी 20 कंपोजिशन डीलर वालों की जीएसटीआर 3B जीएसटीआर 1 की तरह पेनल्टी माफ होगी या नहीं? सर काश मैं सीबीआईसी में होता, अगर होता तो सर कोशिश जरूर करता। देखिए विकास जी, ये उम्मीद पूरी है, जब तक नीलेश कुशवाहा जी हैं तब तक लेट फीस माफ होती रहेगी, उम्मीद है सर। तो आप बिल्कुल भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर्स की जो भी कमिटी मेंबर्स हैं उनसे कांटेक्ट करिए सर, उनसे दरख्वास्त करिए कि बिल्कुल ये मुहिम को जारी रखें और कॉम्पोजिशन डीलर वालों की भी जो लेट फीस है, जो पेनल्टी है, वो वेव ऑफ कराएं। ठीक है विकास जी,
चाहते तो हम भी यही हैं सर, लेकिन अभी उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। R1 3B की भी, रेगुलर डीलर की भी उम्मीद बहुत कम लग रही थी, लेकिन फिर भी वो मैक्सिमम 500 कर दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवोकेशन की बात हो गई है, कुछ अदर एक्शन में कंप्लायंस में रिलैक्सेशन आई है, वो बता देता हूं। अदर एक्शन कैसे है? ITC 04 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट में चाहिए होती है, LUT जिसे कहते हैं, GSTR 7, GSTR 8। तो इसकी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। नोटिफिकेशन नंबर 35 पहले आया था, उसने डेट कर दी थी 30 जून की। फिर से नोटिफिकेशन नंबर 55 आया, 27 जून को नोटिफिकेशन आया, उसने ये डेट कर दी है आपकी 31 अगस्त तक। तो ITC 04 हो आपका, या फिर आपका LUT हो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, या GSTR 7 हो, या GSTR 8 हो, या फिर ये सब चीजें हो। क्या क्या हो सर? कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग हो, ठीक है, या फिर आपका पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर हो, या फिर इश्यूएंस ऑफ एनी नोटिस हो। मतलब कोई ऑर्डर पास करना है, या नोटिस इशू करना है, या इंटीमेशन नोटिफिकेशन इशू करना है, कुछ भी है, बाय एनी अथॉरिटी, कमीशन और ट्रिब्यूनल, कुछ भी करना है, अपील फाइल करनी है, रिप्लाई फाइल करना है, एप्लीकेशन फाइल करनी है, उस सबकी ड्यू डेट 31 अगस्त इसको कर दी गई है। ठीक है सर। तो फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे आ जाता है ITC 04 जो मैं बात कर रहा हूँ, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो इस सबकी ड्यू डेट 31 अगस्त कर दी गई है। तो ITC 04 है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, GSTR 7, GSTR 8 है, इन सबकी ड्यू डेट 31 अगस्त कर दी गई है। किस चीज की नहीं करी गई है? आप सोच रहे होंगे तो पूरा GST एक्ट को ही 31 अगस्त कर दिया है। तो बता देता हूं सर, कई लोग सोचते हैं कि GSTR 1 या GSTR 3B की ड्यू डेट एक्सटेंड करी गई है। जी नहीं, ये देखिए पॉइंट नंबर 3 पढ़िए और लॉ की लैंग्वेज समझिए। एक्सेप्ट द फॉलोइंग, सेक्शन 39, सेक्शन 39 है रिटर्न्स का सेक्शन। तो रिटर्न्स की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, रिटर्न्स की सिर्फ वो कंप्लायंस डेट बढ़ाई गई है, जो मैंने आपको भारत का नक्शा भी दिखा दिया था और सारी डेट्स भी दिखा दी थी। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो ये है सर कंप्लायंस ऑफ अदर एक्शन। अब बात करते हैं डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन की। बहुत सारा कंफ्यूजन था, इतनी एडवांस रूलिंग आई, इतना कुछ आया, फिर से एक सर्कुलर हमारे सामने सरकार ने पेश किया है और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं। बहुत प्यारा सा सर्कुलर है, बहुत अच्छा सर्कुलर है। सबसे पहले शेड्यूल 3 में क्या लिखा था डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन के लिए? शेड्यूल 3 में लिखा था एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नीदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड नॉर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब आप सब इतना तो सर GST जान गए होंगे कि जो चीज ना तो सप्लाई ऑफ गुड है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उस पर GST लगने की तो बात ही नहीं आती। तो उसमें क्लॉज नंबर 1 था, वो कहता है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। आप समझ रहे हैं? इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो इस पे ना ये सप्लाई ऑफ गुड है ना ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन पे GST लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 है RCM का, आप सबने देखा होगा, 2017 में आया था, RCM का नोटिफिकेशन है। वो क्या कहता है? वो कहता है एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 में लिखा है सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अगर डायरेक्टर कुछ सर्विसेज देता है, किसको? एक बॉडी कॉर्पोरेट को देता है या अपनी कंपनी को देता है जिसमें वो सर्विसेज दे रहे हैं, उसको सर्विसेज देता है, तो फिर RCM इस पे अप्लाई हो जाता है, मतलब GST लग जाता है और RCM भी लग जाता है। ठीक है सर, तो ये बात हुई RCM की। अब बात हो गई RCM की शेड्यूल 3। सर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर दे दिया, उधर आप कह रहे हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं लगेगा, इधर आप कह रहे हैं RCM लग जाएगा। आ गया सर सर्कुलर, 10 जून को आया है, फाइनली एक सर्कुलर आ गया है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या कहते हैं? मुद्दे की बात ये कहते हैं, अगर आपकी वो सैलरी है, अब सैलरी कैसे आइडेंटिफाई होगी? अगर TDS 192 सेक्शन में कट रहा है, सब्जेक्टेड टू TDS अंडर सेक्शन 192 ऑफ द IT एक्ट, नॉट टैक्सेबल, तो इसमें शेड्यूल 3 लग जाएगा और ये नॉट टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा पॉइंट कहता है अगर ये सैलरी नहीं है, आपने 194J में TDS काट दिया, 194J क्या है सर? फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, तो फिर आपका ये टैक्सेबल हो जाएगी और इस पर RCM लग जाएगा नोटिफिकेशन 13/2017 के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन मैंने बहुत शॉर्ट में कट कर दिया क्योंकि सर्कुलर इस पे आ चुका है, सर्कुलर नंबर 140 है। तो ये सर्कुलर बहुत अच्छा आया डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन के लिए, जिसने इस पे क्लैरिफिकेशन भी दे दी। तो जितनी भी एडवांस रूलिंग थी वो सिर्फ उन्हीं एप्लीकेंट्स पे अप्लाई होती है, सर्कुलर सब पर अप्लाई होता है, क्लैरिफिकेशन है, जनरल क्लैरिफिकेशन है। ITC रिस्ट्रिक्शन रूल 36 सब रूल 4, ये भी सवाल आ रहा था। अब जो 10% वाला ITC करते हैं सर, 36 सब रूल 4 में क्या कहता है, मैं ब्रीफ दे देता हूँ।
वो कहता है मान लीजिए आपके सप्लायर ने कुछ इनवॉइसेस GSTR1 में अपलोड नहीं करे, GSTR1 फाइल नहीं करी, क्या मैं उसका ITC क्लेम कर सकता हूं? तो रूल 36 सब रूल 4 ये कहता था कि भैया अगर तुम्हारा सप्लायर इनवॉइसेस अपलोड नहीं करता है तो आप सिर्फ 10% तक उसका ITC क्लेम कर सकते हैं, 10% तक। तो ये लिमिट है 36 सब रूल 4 की। पहले 20% थी, फिर अब वो 10% हो गई। अब इसके लिए सबसे प्यारा नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 30। क्या रियायत दी गई, समझिएगा ध्यान से। कहता है प्रोवाइडेड दैट द सेड कंडीशन, कौन सी कंडीशन सर? अभी जो मैंने बताई 10% वाली कंडीशन, शैल अप्लाई क्यूमुलेटिवली। क्यूमुलेटिवली का मतलब समझते हैं, एक जोड़ करके, एक साथ अप्लाई होगी फॉर द पीरियड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। इन 7 महीने की ये कंडीशन क्यूमुलेटिवली अप्लाई कर लीजिए, फरवरी से अगस्त तक की। और एडजस्टमेंट कब कर दीजिएगा? सितंबर महीने में एडजस्टमेंट कर दीजिएगा। आप समझ गए? मान लीजिए किसी सप्लायर ने GSTR1 में इनवॉइसेस अपलोड नहीं करी, तो एज पर लॉ तो आप ITC नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 10% तक ले सकते हैं। लेकिन सरकार ने क्या रियायत दी? रियायत ये है कि कोई दिक्कत नहीं, फरवरी से अगस्त में आप जो ITC आप लेते हैं आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उसने GSTR1 में अपलोड किया या नहीं किया। लेकिन सितंबर तक मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो सारा सितंबर तक GSTR1 में अपलोड कर दे और आपके 2A में आ जाए। तो इस 7 महीने का आप टोटल कर लीजिएगा, 2A का और अपनी GSTR1 2A का और अपने ITC एज पर बुक्स का। अगर वो सितंबर 2020 में आके कुछ डिफरेंस आ रहा है तो उसको आप रिवर्स कर सकते हैं या उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट। तो ये बहुत अच्छी रियायत दी गई है ITC के लिए। तो इससे पहले सवाल आता वो भी मैंने कवर कर लिया है। रिफंड का भी एक बचा है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आ गया सर रिफंड ऑर्डर। तो रिफंड ऑर्डर में ये बोला गया, कुछ सवाल आ रहे थे कि रिफंड के ऑर्डर बहुत डिले हो रहे हैं, बहुत डिले हो चुके हैं। देखिए कोविड-19 चल रहा है तो ऑफिसेज में भी बहुत दिक्कत आ रही है, तो इसी वजह से सरकार ने क्या बोला, सर ऑफिसर्स के लिए तो कोई रिलैक्सेशन देंगे ना, तो क्या कहते हैं, पहले आया नोटिफिकेशन नंबर 46, ध्यान से सुनिएगा, 9 जून को आया था, फिर इसे अमेंड किया गया, नोटिफिकेशन को भी अमेंड किया गया, 56/2020 के थ्रू इसे अमेंड किया गया, 27 जून को नोटिफिकेशन आया। क्या कहता है? सबसे पहला कहता है इन केसेस वेयर अ नोटिस हैज बीन इशूड फॉर रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम। एक नोटिस आया था कि आपका रिफंड रिजेक्ट हो गया, ठीक है, रिजेक्ट हो गया, एंड वेयर द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर इशू करने की टाइम लिमिट थी, जो ऑफिसर को ऑर्डर इशू करना था इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 54। सेक्शन 54 है सर रिफंड का सेक्शन CGST एक्ट का। तो इस सेक्शन के हिसाब से जो टाइम लिमिट थी, मान लीजिए वो आ गई किसके बीच में, 20 मार्च से 30 अगस्त के बीच में आ गई, 20 मार्च से 30 अगस्त के बीच में आ गई। तो अब क्या होगा सर इसमें, इन सच केसेस द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ द सेड ऑर्डर शैल बी एक्सटेंडेड टू 15 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई टू द नोटिस और द 31 अगस्त व्हिचएवर इज लेटर। तो उनके लिए भी जो ऑर्डर पास करने की तारीख है वो भी 31 अगस्त कर दी गई है। तो प्रशांत जी, आई होप आपका ये क्वेश्चन शायद प्रशांत जी का ही था कि रिफंड के बारे में बताइए सर, इतना डिले क्यों हो रहा है? तो इसलिए डिले हो रहा है, अगर आपने रिफंड अप्लाई किया है तो रिफंड ऑर्डर इशू करने की भी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। नोटिफिकेशन नंबर 46 पहले आया था, फिर 56 आया है, उसमें कहता है 31 अगस्त तक ये ऑर्डर इशू कर सकते हैं। तो इसलिए ऑफिसर्स को भी रियायत दी गई कि ठीक है, आपकी जो टाइम लिमिट थी पहले वो बहुत कम थी, तो अब वो आप ऑर्डर जो है 31 अगस्त तक इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको रिफंड के बारे में बता दिया। अब जो आखिरी पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जो सबके दिमाग में सवाल चलता है और सब मुझसे बहुत पूछते भी हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। 39 GST काउंसिल मीटिंग हुई थी सर 14 मार्च को। नीलेश जी ट्विटर ऑन कर लीजिए, आपके लिए पॉइंट आ रहा है। 14 मार्च को 39 GST काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसमें हुआ क्या था, 40th भी हो गई है अब तो सर। 39 GST काउंसिल मीटिंग हुई थी 14 मार्च को, उसमें एक पॉइंट था, पॉइंट ये था, इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ GST। अगर आपका डिले होता है कुछ, उस पर आपका ब्याज लगता है, तो वो आपको नेट कैश टैक्स लायबिलिटी पे देना है, ग्रॉस पे नहीं देना, ध्यान से समझिएगा, नेट पे देना है। 1 जुलाई 2017 से रेट्रोस्पेक्टिवली इसका अमेंडमेंट करा जाएगा, करा जाएगा। पांडे जी पहले लिख रहे हैं सर, अभी नहीं आया। पांडे जी इसलिए मैं बता रहा हूं, इस पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये सिर्फ एक काउंसिल मीटिंग, मैंने इसलिए आप हेडिंग देखिए 39 GST काउंसिल मीटिंग में ये अप्रूव हो चुका है, ये काउंसिल की रिकमेंडेशन है। कहते हैं कि जो इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट है वो नेट कैश टैक्स लायबिलिटी पे होना चाहिए 1 जुलाई 2017 से, लेकिन अभी भी ये ग्रॉस पे चल रहा है, अभी भी ये ग्रॉस पर चल रहा है। तो इतने टाइम, मतलब 14 मार्च से आप 6 जुलाई हो चुकी है,
अभी तक इस पे नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ये नेट कैश टैक्स लायबिलिटी पे होना चाहिए। इसकी वजह से सर प्रॉब्लम क्या हो रही है, जितना भी हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो सब ग्रॉस पे दे रहे हैं, जो कि गलत है। अब इसमें दो सवाल आते हैं। दो सवाल क्या आते हैं, मान लीजिए मैंने ग्रॉस पर दे दिया, क्या ये नोटिफिकेशन जब आएगा क्या मेरा वो अमाउंट रिफंड होगा? पहला सवाल, ये ओपन क्वेश्चन है सर, मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब पर भी मैंने ऐसी एक सवाल पूछा था रिफंड के लिए, उसके लिए रिफंड का एकदम से उसी दिन एक ट्वीट आ गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या मेरा रिफंड आएगा अगर मैं ग्रॉस पे दे देता हूँ और बाद में नेट के लिए नोटिफिकेशन आ जाता है? पता नहीं सर, आप सब बता सकते हैं। पैसा जाता है आता है नहीं है पता नहीं। दूसरा सवाल, तो ये तो हो गया नेट कैश टैक्स लायबिलिटी का, ठीक है। अमर जी कह रहे हैं कंपोजिशन के लिए ऑप्ट करने की डेट 30 जून से एक्सटेंड हुई है। अमर जी अभी कोई नोटिफिकेशन इस पर नहीं आया है। कंपोजिशन ऑप्ट करने के लिए अभी कोई इस पर नोटिफिकेशन एक्सटेंड का नहीं आया। 30 जून इसकी आखिरी तारीख थी, उसके बाद से अभी कोई नहीं आया है। CMP 02 फॉर्म है, अगर आएगा तो मैं जरूर। देखिए जितने भी नोटिफिकेशन पिछले जून में आए, पिछले मई में आए, जुलाई में भी अगर कोई आया हो, मैंने सारे आपके लिए कवर कर लिए। मैंने कोई भी नोटिफिकेशन ऑर्डर नहीं छोड़ा है, जितने भी नोटिफिकेशन ऑर्डर थे मैंने आप सबके लिए कवर कर लिए हैं। मुश्किल से आप देखेंगे तो 50 मिनट मैंने आपको पूरी समरी बता दी है। जो आखिरी पॉइंट है वो बताना चाहूंगा, मेरे अधिवक्तागण, मेरे भाई बंधु, लेट फी रिफंड आ गया सर, मनोज शाह जी ने लिख ही दिया। लेट फी रिफंड की मैं बात करने जा रहा था, मनोज जी ने मेंशन कर दिया। देखिए लेट फी रिफंड के लिए बात करते हैं। मैंने वीडियो में बोला था कि क्या आपको लगता है लेट फी का रिफंड आएगा, वो बताता हूं सर क्यों। उसके पीछे एक रीजन है, रीजन समझना बहुत जरूरी है। देखिए लॉ समझिए, नोटिफिकेशन नंबर 57 था, नोटिफिकेशन नंबर 57 था सर, ध्यान से समझिएगा। नोटिफिकेशन नंबर 57 था, अभी रिसेंटली आया, बहुत ही जबरदस्त नोटिफिकेशन, इसको समझने में 1 घंटा लगा था सर। नोटिफिकेशन नंबर 57 था, 30 जून को आया। ये ध्यान रखिएगा, तारीख क्या है, 30 जून, 30 जून को आया। अब देखिए नीचे, नीचे लिखा है, एक बार मैं उसको दिखा देता हूं, 1 सेकंड मैं स्क्रॉल कर देता हूं। नीचे लिखा है दिस नोटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 25 जून। ध्यान से समझिए सर, लॉ की अब इंटरप्रिटेशन समझाता हूं आपको। 25 जून से अप्लाई हो रहा है 500 रुपए मैक्सिमम वाला जो क्लॉज अभी आया, और नोटिफिकेशन कब आया, 30 जून को। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये जो लेट फी रिफंड का आपको ट्वीट आपने देखा होगा, ट्विटर पे भी ट्वीट आया था, लेट फीस रिफंड कर देंगे। वो क्यों आया था, लॉ में लिखा है सर 25 जून से ये अप्लाई हो रहा है, 30 जून को नोटिफिकेशन आया है, उन 5 दिन का क्या होगा। मान लीजिए मैं एक एसएससी हूं, मैं एक टैक्स प्रोफेशनल हूं, मैंने एक अपने क्लाइंट की रिटर्न फाइल करी 27 जून को। कब करी सर, 27 जून को। उस पर लेट फी आ गई, मान लीजिए मेरी 20,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरी 20,000 रुपए लेट फीस आ गई। अनफॉर्चुनेटली डेट निकलती जा रही थी, मैंने लेट फीस 20,000 रुपए जमा कर दी। नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन क्या कहता है, मैक्सिमम 500 रुपए पर रिटर्न लगेगा, ठीक है सर। लेकिन क्या लिख दिया, 25 जून से अप्लाई होगी। मैंने कब फाइल करी, 27 जून को, तो ये तो गलत हो गया सर। नोटिफिकेशन के हिसाब से तो ये क्लॉज 25 जून से अप्लाई हो रहा है, आप समझ रहे हैं। तो लेट फीस का रिफंड क्यों लिखा गया है, लेट फीस का रिफंड इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये नोटिफिकेशन खुद कह रहा है कि ये देखिए सर 25 जून से ये अप्लाई होता है, और नोटिफिकेशन आया कब है, आया है सर 30 जून को। आप देख रहे हैं लॉ की लैंग्वेज है। एक और चीज दिखाता हूँ, कुछ लोगों को ये लगा कि इसमें तो लिखा है भाई, और जूम कर देता हूँ सर, अच्छे से आपको दिखाई देगा। इसमें लिखा है प्रोवाइडेड आल्सो दैट फॉर द टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़। ये तो सर सिर्फ 5 करोड़ से ज्यादा वालों के लिए है, नहीं, ये नोटिफिकेशन 5 करोड़ से कम वालों के लिए भी था। ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये जो ऊपर का प्रोवाइजो है ना सर, ये 5 करोड़ से कम वालों के लिए कैसे है वो मैं दिखाता हूँ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेफर किया सर नोटिफिकेशन नंबर 76/2018, 76/2018 को रेफर करके फिर उन्होंने वहां पे प्रोवाइजो ऐड किया। 76/2018 में आप जाएंगे तो उसके रेफरेंस में ये 5 करोड़ से कम वाला हो गया है। तो यहाँ पे 5 करोड़ से ज्यादा वाला आया, यहाँ पे 5 करोड़ से कम वाला आया। तो जो मैंने आपके लिए वो टेबल बनाई है, जो मैंने आपके लिए वो टेबल बनाई है, वो इसी वजह से बनाई है, इस नोटिफिकेशन को मद्देनजर रखते हैं। तो बस आप उस टेबल पे फोकस करिए, ये नोटिफिकेशन आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, मैंने आप सबके लिए समरी इसमें बना दी है। तो मैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि मैंने ये क्यों आपको समझाया कि जो लेट फीस रिफंड थी उस पर बहुत चर्चा हो रही थी, लेट फीस रिफंड कब आएगी। अब कब आएगी का सर मैं जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन आएगी जरूर, उन 5 दिन की तो जरूर आएगी सर। अगर 25 जून से 30 जून तक किसी ने लेट फीस जमा करी तो उसका रिफंड तो सर जरूर आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ही कह रहा है, लॉ कह रहा है सर, आप चैलेंज कर सकते हैं कि 25 जून से ये नोटिफिकेशन मेरा अप्लाई हो रहा है।
When we shift regular to composition, what will do input on stock? सर ITC 03 का फॉर्म है, उसके लिए आपको वो भरना पड़ेगा। तो ITC 03 उसका फॉर्म है, वो आप भर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। बहुत कोशिश करी सर, बहुत मेहनत करी मैंने, जितना भी आप सबके लिए मैं कर सकता था, समरी जितनी मैं बना सकता था मैंने बनाई है। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं दोबारा से दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज कर लीजिएगा। ऑप्टोटेक्स अगर आप नहीं चला रहे तो प्लीज उसे चला लीजिएगा, बहुत अच्छा है सर, आप सबकी मदद के लिए है। शिवांग जी का सवाल आया, हाउ लेट फीस रिफंडेड, आई मीन इनटू कैश लेजर और बैंक अकाउंट। सर इस पर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, सिर्फ जीएसटी टेक ने एक ट्वीट किया है। चौंकने की बात यह है, आश्चर्यजनक कि इस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस पर कोई ऑर्डर नहीं, ऑर्डर नोटिफिकेशन तो खैर आ गया है, लेकिन लेट फीस रिफंड पर नहीं आया, स्पेसिफिकली रिफंड पर। सिर्फ जीएसटी टेक करके एक ट्वीट हैंडल है जो कि जीएसटीएन का हैंडल है, उस पर उन्होंने वो लिखा है कि ये लेट फीस रिक्रेडिट हो जाएगी। अब ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि कैश लेजर में होगी या बैंक अकाउंट में होगी। जहां तक मुझे लगता है वो कैश लेजर में ही होगी, बैंक अकाउंट में तो बहुत कम चांसेस है। तो फिर भी उम्मीद करते हैं कोई जरूर, क्योंकि देखिए मैं कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। जितने भी नोटिफिकेशन सर्कुलर आते हैं, मेरा काम सर वो समझाना आपको, मैं कोशिश करता हूँ वो आप सबको समझा पाऊँ। तो उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा था, मैंने वैसे सारे आंसर कर दिए हैं। नंबर मैं एक बार दिखा देता हूँ, कुछ लोग ऑप्टोटेक्स इंस्टॉल करने के लिए नंबर मांग रहे थे। उसके बाद मैं सवाल वैसे मैंने सारे आंसर कर दिए हैं, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ अगर कोई सवाल रह गया होगा तो। लिंक भेज दीजिए सर, मैं लिंक भेज देता हूँ। अच्छा व्हाट्सएप का लिंक भेज देता हूँ सर, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको व्हाट्सएप का भी लिंक भेज देता हूँ, क्योंकि हमारा सर व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरे ख्याल से बहुत सारे अधिवक्तागण पहले से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई रह गया हो ऑप्टोटेक्स का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा हो तो प्लीज आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक आप सबकी चैट में भेज दिया है। 2017 का आईटीसी था सर, 17-18 का आईटीसी नहीं ले सकते सर, तारीख निकल चुकी है। लतीश जी आपका सवाल जी, फॉर्म आईटीसी 03 में सर वो इनपुट को रिवर्स करना पड़ेगा आपको। प्रशांत जी ऑलवेज लव योर सेमिनार। पांडे जी कह रहे हैं सर मेरे सवाल ले लीजिए। बिल्कुल पांडे जी, मैं एक बार नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, आपका सवाल मैं देख लेता हूँ, क्योंकि चैट बहुत सारी आ गई है, बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, तो मैं एक बार वो चेक कर लेता हूँ कि पांडे जी का सवाल क्या था। तब तक प्लीज कुछ फीडबैक हो, ऑप्टोटेक्स से रिलेटेड फीडबैक हो, प्लीज मुझे बताइए। आप सभी का सॉफ्टवेयर है, जो आप कहेंगे बनवाएंगे सर, लेकिन हाँ एक रिक्वेस्ट ऐसी होनी चाहिए जो कि कॉमन हो, तो जो कि सबके मददगार है। जैसे एक्नॉलेजमेंट है सर, 12 महीने की एक्नॉलेजमेंट एक बटन डाउनलोड कर, एक बटन दबा के सारी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पांडे जी माफी चाहूंगा, बहुत सारी चैट आ गई है, आपका सवाल मैं बहुत नीचे चला गया है, टेंशन मत लीजिए पांडे जी, आपसे तो मैं बहुत टच में रहता हूँ, तो जरूर इस पर मैं आपके सवाल आंसर कर दूंगा। सर सॉफ्टवेयर अल्टीमेट, शुक्रिया सर, शुक्रिया अमित तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस सेशन सर, थैंक यू। अभी सब होगा सर, अभी इस पर और भी चर्चा होगी, अभी भंडारी जी भी आएंगे, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। जनगण मन भी जरूर सर करके जाएंगे, राष्ट्रीय गान जो हमारा नेशनल एंथम है वो जरूर करके जाएंगे। 2A रिकंसिलिएशन जीएसएन फाइल इंपोर्ट हो जाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल सर, वैसे मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ सर, 2A की जीएसएन हमारे में पहले से ही है, तो वो आप डाउनलोड करके आप टैली में इंपोर्ट कर लीजिए। अगर आप टैली चला रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक टैली में इंपोर्ट हो जाती है, तो वहीं पे आपका परचेज रिकंसिलिएशन हो जाता है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका फीडबैक ले लिया है सर, मैं जरूर इसको बनवाऊंगा। जयंत जोशी जी 19-20 का आरसीएम पे करके क्लेम कब तक कर सकते हैं? जयंत जी आईटीसी की तारीख मैं आपको बता रहा हूँ, निकल चुकी है सर, 17, 18, 18, 19 की तारीख निकल चुकी है, तो आईटीसी 17, 18, 18, 19 का नहीं ले सकते। राजीव जी ऑप्टोटेक्स में टैली कनेक्टर ऐड कर दीजिए। कर देंगे सर, आपका फीडबैक आया, बिल्कुल करेंगे। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ सर, टैली पे ऑलमोस्ट 1 महीने से पहले से काम चल रहा है कनेक्टर पे, तो ऑटोमेटिक बटन दबाते ही सारा डेटा आपका ऑप्टोटेक्स में आ जाएगा, तो उस पर काम चल रहा है। जयंत जोशी जी सर 20 तारीख होती है सर, 20 अक्टूबर, जो सितंबर की ड्यू डेट होती है अगली 20 मतलब 20 अक्टूबर तारीख होगी सर। जयंत जोशी जी आपका सवाल का जवाब ये है, सेक्शन 16 के हिसाब से ये तारीख 20 अक्टूबर हो जाएगी। पांडे जी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बधाई स्वीकार करें रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं दरख्वास्त करूंगा, मैं अपने स्क्रीन शेयरिंग एक बार बंद कर देता हूँ, मैं दरख्वास्त करूंगा भंडारी जी से, बिकॉज आगे का आज वर्षगांठ है हमारी, इतना अच्छा मौका है, तो मैं दरख्वास्त करूंगा भंडारी जी से भी प्लीज वो आए। और सर
मुझे तो समय लेने की इच्छा भी नहीं हो रही, क्योंकि आपको सुनना ही अपने आप में अभूतपूर्व है। हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान बढ़ता है आपको हमेशा सुन के, और हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ ही रहें। कम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, भोपाल के, इंदौर के, इवन मैंने देखा कि देहरादून से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, राजस्थान से लोग हैं हमारे साथ, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रजत सर का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ही हम इनसे कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, ले पाते हैं। बंद करो। ज्ञान लेना एक बड़ा अभूतपूर्व चीज होती है कि आप जिंदगी में हमेशा खाली होते हैं। ज्ञान को लेना, उसको एब्जॉर्ब करना, ये पूरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। आप सीखते जाएं, करते जाएं, सीखते जाएं, करते जाएं, और अपने आप को कोशिश करें परिपक्व बनाने की। ऐसे ही हमारे रजत सर से हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपका साथ हमको मिलता रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिवांग जी अभी लिख रहे हैं, देखिए वो अहमदाबाद गुजरात से ज्वाइन करें, तो इतना अच्छा लगता है सर कि ये वेबिनार के बहाने हम सब एकजुट हो पाते हैं। बताइए, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, यहाँ मैं मेरठ में आज बैठा हूँ, उत्तर प्रदेश, तो 3 स्टेट का मिलान हो गया है। शिवांग सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। मैं रजत सर से निवेदन करूंगा कि इस पीपीटी को हम हमारे बीच में सबके साथ शेयर करें, ताकि अगर भंडारी जी मैंने पीपीटी स्क्रीन पर ही शेयर कर दी है, तो सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी डाउनलोड नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको मेल भी कर दूंगा, आप सभी सदस्य को मेल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर वंस अगेन। और मैं इसी के साथ वापस हमारी कुछ उपलब्धियां जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हम अपने सदस्यों के लिए, भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के सदस्यों के लिए, सभी के लिए कर पाए, कुछ लड़ पाए, कहीं जीत पाए, कहीं लड़ रहे हैं, तो उन्हीं अचीवमेंट के साथ मैं उनका कुछ छोटा मोटा आपको बताऊंगा कि हमने क्या किया है, ताकि सभी हमको आशीर्वाद रूप से हमारे साथ जुड़े रहें। और बीटीपीए परिवार के लिए एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो ऐसे हमारे अध्यक्ष अमित तिवारी जी का साथ हमको मिला, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग बढ़ते चले गए। हमारी हम कई जगह लड़े भी। सर भी हमारे साथ हमेशा, सर का आशीर्वाद, कई मीटिंग्स तो सर के साथ हमने कमिश्नर साहब के साथ अटेंड करी, अश्विनी सर के साथ, और वहां भी अश्विनी सर का जो एक प्रेजेंटेशन होता है, रियली उसका इम्पैक्ट एक बहुत ही बढ़िया रहता है। और सामने वाला जो ऑफिसर है या मंत्रीगण है, या जब भी हमने जहां रिप्रेजेंटेशन सर के साथ किया, एमपीटीएलबीए के साथ बीटीपीए ने किया, और मैं मतलब मेरे ख्याल से 99.91% हम लोग जीते ही हैं उन सब में। सर आपका मार्गदर्शन भी हमारे साथ बना रहे। सर ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती हैं। तो एक छोटा सा सर ब्रीफ अप हमारी संस्था ने डेट वाइज मैं बताना चाहूंगा जो किया है। 17/7/2019, मतलब हमने ये पदाधिकारी हमारे जुड़े, 1 साल से हम लोग सब जीते, और बहुत प्यार मिला सबका। तो जुलाई 2019 में हमने संस्था के लिए एक सेमिनार आयोजित किया सीए श्री सुनील पी जैन साहब के साथ। फिर 5/10 को 2019 को हमने एक स्टडी सर्कल सीए सुनील जैन साहब के साथ किया। 7 दिसंबर को भी एक स्टडी सर्कल सीए पीयूष गुप्ता जी के साथ किया। उसके बाद हमें आशीर्वाद मिला फिर से 25 जनवरी को रजत सर का। इसी के साथ 30 जनवरी विद्या की देवी सरस्वती जी का बसंत पंचमी उत्सव हमने डिपार्टमेंट के साथ, पूरी संस्था के सदस्यों के साथ हम लोगों ने सबने सेलिब्रेट किया। डिपार्टमेंट में करते हैं हम लोग हमेशा, और उसी ओकेजन पर हमने निर्धन बच्चों को स्टेशनरी सप्लाई किया। कुछ स्ट्रीट में बच्चे थे जो, मतलब ऐसा लगा
सर हम लोग संस्था के सदस्य गए वहां पे और अमित सर के साथ की मतलब दे वांट टू स्टडी बट दे डोंट हैव सफिशिएंट चीजें कि वो उससे हमने बुक्स वगैरह स्टेशनरी उनको प्रदान करी। इसी के साथ 13 अप्रैल पैंडेमिक कोविड-19 का स्टार्ट हो चुका था और कितना टफ हम सब लोगों के लिए गया है, पूरी देश के लिए ये चल रहा है अभी भी। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें जुटी हुई है इन सब चीजों को से फाइट करने में। हमारी संस्था भी, हमारी मातृ संस्था MPTLBA भी इसके साथ हम लोग सब जुड़े हुए हैं। 13 तारीख को सर हमको फिर आशीर्वाद रजत सर का मिला। ऐसे ही 7 मई को फिर रजत सर और सुनील सर का हमको आशीर्वाद मिला। सर हमने अपनी संस्था के सदस्यों को पैंडेमिक सिचुएशन में फिट रखने के लिए एक 5 दिन का एक सेशन मैं भी फिट हूं वेबिनार, जिसको नीलेश कुशवाहा जी ने बहुत बढ़िया तरीके से कंडक्ट करवाया। उसमें हम लोग सारे ही ऑलमोस्ट सारे संस्था के सदस्य जुड़े थे और जितना देर का वो लाइव सेशन था उतनी देर का हमने अपने शरीर के लिए भी, अपने दिमाग के लिए भी ऊर्जा लेने की कोशिश करी उससे। ऐसे ही सर 24 और 25 मई को सुनील जैन साहब का आशीर्वाद फिर हमें मिला। 31 मई को भी हमें पीयूष गुप्ता सर से सीखने को मिला। सर मैं एक बात बहुत गर्व महसूस करता हूं ये बताने में, इस लॉकडाउन सिचुएशन में हमारी संस्था ने तकरीबन 500 पैकेट फूड इस भोपाल में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया जगह जगह दूसरी जाके। मतलब सिचुएशन जो हमने देखी तो वाकई हम लोग सक्षम हैं। तो हम ये 3 महीने 90 दिन 100 दिन 150 दिन हम झेल गए। बाकी ऐसी सिचुएशंस भी लोग से गुजरे कि जिनके पास गैस है, चूल्हा है, पर बनाने को कुछ नहीं था सर। हम लोगों ने 500 पैकेट तकरीबन फूड, जो कि संस्था के हमारे सारे सदस्यों ने अपनी अपनी तरफ से जितना जो कुछ हो सकता था, तो एक अप्रोक्सीमेट 500 हमने फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। इसी के साथ हमारी संस्था के विभिन्न पदाधिकारी गणों ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना कोरोना वॉरियर्स को हम सम्मानित करें। हमें आशीर्वाद मिला इंदौर से भी, अश्विनी सर बैठे हैं। हमने सर पुलिस विभाग में कई पुलिस कर्मियों, जिसमें से अखिलेश निगम कांस्टेबल मध्य प्रदेश पुलिस, इनको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। डॉक्टर आशीष गोहिया गांधी मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर देवेंद्र कुमार सोनी कैपिटल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भोपाल, डॉक्टर विधान कुमार वैद्य कैपिटल मल्टी स्पेशलिस्ट भोपाल, इन सबको कोरोना वॉरियर्स। और बाकी अपने अपने रूप में कहीं हमने छोटे मोटे ऐसे कार्य भी किए कि जो बताएं तो अच्छा भी लगता, पर बताना जरूरी है क्योंकि वो हमारा एक अचीवमेंट है, आत्मसंतोष के लिए बहुत जरूरी है। हम एक दिन निकले ऐसे ही, हालांकि लॉकडाउन सिचुएशन है, वी वर नॉट अलाउड, बट छाछ के पैकेट्स हैं, कुछ पानी की बॉटल्स हैं, तो वो जो इस समय हम एक बुरा मानसिक वो लेके चलते हैं कि पुलिस ऐसा करती है, बट यकीन मानिएगा इस पैंडेमिक सिचुएशन में पुलिस और डॉक्टर्स ने जितनी रात दिन सेवा दी है वो एक अभूतपूर्व है। हम लोगों ने ऐसे ही कई जगह पानी की बोतल्स पुलिस वालों को सप्लाई करी, छाछ के पैकेट्स और ये अमूल मिल्क, और इस तरह से हमने काफी सप्लाई इस बार दिया। सर हिम्मत मिली, लीडरशिप मजबूत है तो हम लोगों को भी हिम्मत मिलती है करने की। हमारे अश्विनी सर, अमित सर, हम लोग सब सीखते हैं इनसे और करते चले जाते हैं। सर का सजेशन रहता है, हमारे सभी कार्यकारिणी सदस्यों का सजेशन रहता है, तो हम करते चलते हैं। साथ ही धीरे धीरे ऑप्टोटेक्स की हेल्प से सिस्टम भी जनरेट किया कि काम भी करते चले, क्योंकि ऑप्टोटेक्स इतना सिंपल और इतना इजी है। मैंने बीच में भी लिखा था कि पैंडेमिक सिचुएशन में भी हमको बहुत ऐसा नहीं लगा था, इट इज अ वेरी टफ जॉब। अगर डेटा हमारे पास था तो हम कुछ काम कर पा रहे थे सर। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं ये हमारे अचीवमेंट्स है। क्लोजिंग रिमार्क, वोट ऑफ थैंक्स में मैं हमारे अश्विनी सर, लखोटिया सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपका आशीर्वाद आज हमको मिला और हमेशा मिलता चला आ रहा है, क्योंकि आज हमारी संस्था ऑलमोस्ट 24 इयर्स की संस्था हो चुकी है। 96 में हमारा फॉर्मेशन हुआ था, 98 में रजिस्ट्रेशन हुआ, और मैंने जिन हमारे पूर्व अध्यक्षों का नाम गिनाया, उनके साथ उनके सचिवों की भी
एक बहुत प्रमुख भूमिका रही है इन सब चीजों में। मैं अमित सर से भी बोलूंगा कि एक दो शब्द सबको धन्यवाद करते हुए प्रेषित करें। अमित सर। धन्यवाद दीपेश जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा आज के वक्ता, सबसे प्रिय वक्ता, जिन्होंने सबको मध्य प्रदेश में सबका दिल जीत लिया है और जिनको सब सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनके तक पहुंच रहे हैं अपनी भाषा के साथ। वो इतने सरल शब्दों में आप अपनी भाषा अपने लोगों को बता रहे हो, आप यकीन नहीं मानेंगे। हमारे पास इतनी डिमांड आती है पूरे एमपी से कि रजत गुरनानी जी का ही जो है प्रोग्राम कराया जाए। हमारे सर्वोच्च जो स्तर पे हैं सुनील पी जैन है, वो अल्टीमेट है। उसके बाद जो है हमारा जो दो ही लोगों ने नाम कमाया है पूरे एमपी में, एक सुनील पी जैन साहब और एक रजत गुरनानी जी ने। तो जब हमको एक उस पर लिया जाता है तो आप दोनों का ही नाम आता है हमेशा। बस भगवान आप सरस्वती कृपा आप बनी रहे हमेशा के लिए। और आपने हमारे एक छोटे से निवेदन पे इतना अच्छा प्रोग्राम और इतने कम समय में आपने हमको समय दिया। मुझे नीलेश जी ने बताया आज आप शायद बुखार भी है आपको, तो आपकी तबीयत भी खराब है, उसके बाद भी आपने एक समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एमपीटीएलबीए के अध्यक्ष तो अपना बड़ा भाई मानता हूं उनको, उन्हीं के हम मार्गदर्शन पे चलते हैं और जो मैंने बीटीपीए में किया है अभी तक उन्हीं के मार्गदर्शन पे किया है। वो हमेशा करो, सबसे मेल जोल बना के चलो, सबको लेके चलो। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे बड़े भाई के आदर्श पर चलने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो पूरे एमपी में नाम कमाया है। कोई भी समस्या हो डायल कर ले, वो एडवोकेट अशुर लगड़ वो हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं। धन्यवाद देता हूँ, चूंकि हमारी वर्षगांठ थी और मैं चाहता था कि वो हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी लोगों ने जो हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी संस्था के जिन्होंने सहयोग दिया, हम कितना खड़े होते पाए हमको नहीं मालूम है, पर आगे हम 1 साल और है हमारा, कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके। इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दीपेश जी। दीपेश भंडारी जी, आपका माइक म्यूट है। सॉरी सर, थोड़ा कभी-कभी हो जाता है तो ये स्थितियां निर्मित होती हैं। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े ऑल ओवर इंडिया से, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे सेशन रजत गुरनानी सर के हमारे साथ होते रहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है डायलॉग डिलीवरी, आपकी स्पीच आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं। तो जितने इजी वर्ड्स में सर हम आपको सुनते हैं, जो आपसे गेन होता है, सुनील सर को सुनते हैं, मतलब हमारी क्वेरीज हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, उससे पहले हमें आंसर मिल चुके होते हैं। आपको धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा सभी से कि नेशनल एंथम हमारे राष्ट्रगान के लिए खड़े हों। सर आप प्ले करेंगे? मैं कर देता हूँ। वीडियो बंद दिखाओ। अरे नहीं, वीडियो तो दिखाओ। ऑडियो हटा दो। ऑडियो
सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू। हम इस सेशन को यहीं समाप्त कर रहे हैं। रजत सर, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। जी, तो सर एंड करने से पहले मैं जरूर 2 शब्द बोलना चाहूंगा। आज मुझे किसी का माइक ऑफ ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए, वो डबल आ रही है आवाज। जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सभी ने इतने अच्छे से प्रस्तुत किया, स्पेशली भंडारी जी का उन्होंने अचीवमेंट्स भी बताए और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, जैसे आपने बताया कि छाछ का पैकेट हो गया, पानी की बोतल हो गई। देखिए, कहने में ये बहुत छोटी चीजें होती हैं, लेकिन जब किसी की मदद करी जाती है तो उनके लिए वो गाड़ी के समान बहुत बड़ी चीज है सर। मतलब आजकल आप देखिए कोविड-19 चल रहा है, तो मेरी सबसे दरख्वास्त है, प्लीज अपना ख्याल रखिए और सबसे ज्यादा अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, क्योंकि 60 साल से जितने भी ज्यादा बड़े बुजुर्ग हैं उनको सबसे पहले होता है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर उनकी कम होती है, और जितने छोटे बच्चे हैं। बाकी जहां तक शायरी की बात है सर, थोड़ा सा शौक है, लेकिन आज बस 2 शब्द बोलना चाहूंगा, आज थोड़ी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। बस ये बोलूंगा कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। ठीक है सर, तो बस यही प्यार बनाए रखिएगा और बहुत अच्छा लगता है, इसी बहाने मुलाकात हो जाती है। तो बस इसी के साथ सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, वो पूरे टाइम हमारे साथ बने रहे। तो इसी तरह आगे भी वेबिनार्स होंगे और आगे भी ज्वाइन करते रहेगा। देखिए, माध्यम मैटर नहीं करता है, माध्यम कोई भी हो, मतलब मुलाकात से है सर, तो मुलाकात जरूर बनी रहनी चाहिए। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अब मैं ये एंड कर देता हूँ, तो उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। बाकी कोई भी आपके सवाल रह गए हो तो info@optotex.com मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर सवाल भेज सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू। Subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss important GST updates.